नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube और Facebook के डेली लाइव ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग का कौन सा दिन है? 25वां दिन है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ग्रुप डिस्कशन को। अच्छा, ये जो ग्रुप डिस्कशन है साथियों, ये जो GD है जिसको बोलते हैं, ये आपके हर वनडे एग्जाम को कवर करेगा, चाहे बिहार SSC हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी एग्जाम हो। क्योंकि हम लोग इसमें सबसे पहले साइंस को पढ़ते हैं, साइंस में पहले फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, उसके बाद जो टाइम बचता है हम लोग GK और करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, है ना। तो इसीलिए चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का फिजिक्स में जो चैप्टर था इलेक्ट्रिसिटी वो समाप्त हो गया था, है ना। तो उससे आगे वाला जो चैप्टर उसको देखते हैं हम लोग। फिजिक्स का चैप्टर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी समाप्त हो गया था ना। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से पूछ ले। अच्छा, ये बताइए कल अच्छा बताइए, ये जो वायर होता है, तार जो होता है, जो हाई ट्रांसमिशन लाइन होता है, उसमें RYB रेड येलो ब्लू, इनसे क्या बनाते हैं? फेज बना। क्या बनाते हैं? फेज। क्या बनाते हैं? फेज। और जो ग्रीन वाला होता है उसे भू संपर्क, क्या? अर्थिंग। जो ग्रीन कलर का वायर होता है उसे अर्थिंग करते हैं, है ना। और जो ब्लैक होता है वो क्या होता है? न्यूट्रल। ब्लैक क्या होता है? न्यूट्रल। अच्छा, ये बताइएगा कि जो सेल होता है, सेल, उसका अधिकतम, सेल में जो मैक्सिमम एनोड ऋण ध्रुव किसका बना होता है? जिंक का। किसका? जिंक का। बताया था ना। अधिकतम जो ऋण ध्रुव होता है किसका होता है? जिंक का बना हुआ। चलिए, अच्छा ये बताइए कि हम लोग जो कल बल्ब पढ़े थे, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन, है ना। आर्गन और नाइट्रोजन। आर्गन और नाइट्रोजन, दोनों में कोई एक गैस, है ना। दोनों में कोई एक गैस आप भर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो ये हीटर हो या विद्युत प्रेस हो, उनका जो कुंडली होता है किसका बना होता है? नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम। किसका? नाइक्रोम। नाइक्रोम मीन्स क्या हो? निकेल प्लस क्रोमियम। निकेल प्लस क्रोमियम होता है नाइक्रोम में, निकेल प्लस क्रोमियम। चलिए, ये सब हो गया था ना। अच्छा, ये बताइएगा जो AC होती है, AC करंट, उसकी आवृत्ति कितनी हर्ट्ज होती है? 50 हर्ट्ज। कितना होता है? 50 हर्ट्ज। चलिए, थोड़ा बहुत रिवीजन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के बाद क्या आएगा? मैग्नेट आने वाला। क्या आने वाला है? मैग्नेट। हम लोग फिजिक्स में जो है ना SK झा सर के बुक से मैग्नेट को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? मैग्नेट को। चलिए, तो मैग्नेट को हम लोग शुरू करते हैं ना। इसमें क्वेश्चन बहुत दिया हुआ। चलिए, मैग्नेट बहुत छोटा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आज क्या पढ़ने वाले? मैग्नेट। क्या पढ़ने वाले? मैग्नेट। इंग्लिश में मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म या चुंबकत्व बोला जाता है। देखिए, ऐसा पिंड जिसमें लोहा या निकेल को, ऐसा पिंड जिसमें लोहा या निकेल को क्या करने के? आकर्षित करने। क्या करने के? आकर्षित। मैग्नेट का डिफिनेशन ये है कि ऐसा पिंड जिसमें लोहा या निकेल को आकर्षित करने क्या हो? क्षमता हो। क्या हो? आकर्षित करने की क्षमता हो, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेट। क्या बोलेंगे? मैग्नेट। या वैसा पिंड जो लोहा या निकेल को अपनी ओर खींचता हो या आकर्षित करता हो, उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेट। क्या बोलेंगे? मैग्नेट। अच्छा, ठीक है। जो मैग्नेट होता है अगर उसको स्वतंत्रतापूर्वक लटकाएंगे किस ध्रुव में आके उत्तर दक्षिण, हमेशा उत्तर दक्षिण। ये पूछा जाता है कि स्वतंत्रतापूर्वक लटका चुंबक किस दिशा की ओर संकेत करता है? हमेशा उत्तर दक्षिण, हमेशा नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ यानी NS डायरेक्शन हमेशा दिखाता है ना। चलिए, अच्छा चुंबक जो है, चुंबक पूछेगा, चुंबक जो है रासायनिक रूप से किसका ऑक्साइड होता है? लोहे का। किसका होता है? लोहे का। पूछेगा चुंबक रासायनिक रूप से किसका ऑक्साइड होता है? लोहे का। किसका होता है? लोहे का। किसका होता है? लोहे का, है ना। चुंबक रासायनिक रूप से किसका ऑक्साइड होता है? लोहे का। लोहे का होता है ना। चलिए, अच्छा लोहे में भी किसका? मैग्नेटाइट। किसका? मैग्नेटाइट। अच्छा, बोलिए कि मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। पूछेगा मैग्नेटाइट का आणविक सूत्र क्या होता है? Fe3O4। Fe3O4। चलिए, चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? 2। कितना होता है? 2। नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ और साउथ नहीं, उत्तर और दक्षिण। पूछेगा चुंबक में ध्रुव की संख्या कितनी होती है? 2। कौन कौन? उत्तर और दक्षिण। चलिए, अच्छा ये जो चुंबक है ना, अगर चुंबक को आप छोटा छोटा भाग में भी तोड़ दीजिएगा यानी काट दीजिएगा तो क्या होगा? हमेशा नॉर्थ साउथ में बढ़ जाएगा ना। ये इसीलिए कहा गया है अगर चुंबक को अति सूक्ष्म भागों में अगर आप काट देते हैं चुंबक के रूप में, हाँ, ये हमेशा नॉर्थ साउथ, किसके रूप में? नॉर्थ साउथ, है ना। हमेशा ये नॉर्थ साउथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब नॉर्थ साउथ बना तो क्या होगा? वो चुंबक बन जाएगा, इसलिए वो चुंबक के भांति ही व्यवहार करेगा। चलिए, अच्छा चुंबक में केवल एक ध्रुव का कोई अस्तित्व होता है? नहीं होता है। चुंबक में सिर्फ एक ध्रुव रहेगा, उसका कोई अस्तित्व होगा? नहीं होगा। हमेशा नॉर्थ साउथ का रहना जरूरी है। चलिए, चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्यता बराबर होती है। तो चुंबक का जो दोनों ध्रुव होता है, दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ होता है क्या होता है? बराबर। लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अलग अलग होता है ना। एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। परिमाण मैग्नीट्यूड दोनों में बराबर, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगा। चलिए, ठीक है। चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। कहाँ होता है? ध्रुव पर। चुंबक की जो प्रबलता होती है, खींचने की क्षमता होती है, चुंबकत्व का जो गुण होता है, सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। कहाँ होता है? ध्रुव पर। और सबसे कम कहाँ होता है? बीच में। जो चुंबक होता है उनके बीच में सबसे कम ध्रुवता होता है। सबसे कम ध्रुवता कहाँ होता है? बीच में। नहीं, पोलैरिटी जो होती है, चुंबकत्व जिसको बोलते हैं, खींचने की क्षमता बीच में सबसे कम और दोनों ध्रुव पर सबसे अधिक। पूछेगा चुंबकत्व गुण चुंबक के किस भाग पर होता है? बीच में, बगल में या ध्रुव में? कहाँ होगा? ध्रुव में होता है, दोनों ध्रुवों पर। चलिए, अब आता है
चुंबकीय प्रबलता का सही मात्रक एम्पियर मीटर होता है। क्या होता है? एम्पियर मीटर। पूछेगा कि चुंबकीय प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। पूछा जाता है कि बताइए चुंबकीय प्रबलता का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। चलिए, चुंबक के किनारों की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यामितीय। चुंबक का जो किनारा होगा ना, किनारा की जो लंबाई होगी उसको क्या बोलेंगे? ज्यामितीय लंबाई। क्या बोलेंगे? ज्यामितीय लंबाई। चलिए, अच्छा, चुंबकीय लंबाई बटे ज्यामितीय लंबाई कितना होता है? 0.84। हाँ, चुंबकीय लंबाई बटे ज्यामितीय लंबाई का जब अनुपात निकालेगा ना 0.84। पूछा जा सकता है ना कि चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई का वैल्यू कितना होता है? 0.84। याद हो जाएगा ना, चुंबकीय लंबाई बटे ज्यामितीय लंबाई दोनों का अनुपात कितना? 0.84। चलिए, चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं होता, यानी चुंबक को खींचने का गुण, लोहा को आकर्षित करने वाला गुण नहीं होता। चलिए, दो चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण या विकर्षण, है ना, यानी एक दूसरे को धकेलेगा। अगर एन यानी नॉर्थ लाइन क्या होगा? धकेलेगा। नॉर्थ में क्या होगा? धकेलेगा। या साउथ रहेगा फिर क्या होगा? धकेलेगा। अगर नॉर्थ साउथ रहेगा खींचेगा, करेगा नाम, या साउथ नॉर्थ रहेगा वो भी आकर्षण करेगा। इसलिए चुंबक के समान ध्रुवों में विकर्षण, समान ध्रुवों में विकर्षण या प्रतिकर्षण, और समान ध्रुवों में आकर्षण। इसको एट्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रैक्शन। और विकर्षण को रिपल्सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपल्सन या रिपेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिपेल। चलिए, हो गया। अब आता है प्राकृतिक चुंबक। क्या आता है? प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति में मिलने वाले ऐसे पदार्थ जिसमें लोहे को आकर्षित करने का क्या हो? गुण हो, है ना। कुछ पदार्थ ऐसा भी होता है ना प्रकृति में जिसमें क्या हो? लोहे को आकर्षित करने का गुण हो, उसको क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक। क्या बोलेंगे? प्राकृतिक चुंबक। चलिए, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। जो प्राकृतिक चुंबक होता है, जो नेचुरल मैग्नेट होता है, उसको कोई आकृति होता है? नहीं होता। उसका शेप फिक्स नहीं होता, वो किसी भी आकार का हो सकता है। चलिए, अच्छा, अब आता कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक। कुछ पदार्थ को कृत्रिम विधि द्वारा, किसके द्वारा? कृत्रिम विधि द्वारा। कुछ ऐसा पदार्थ है जिसको किसके द्वारा? कृत्रिम विधि द्वारा चुंबक बनाया जाता है। जैसे लोहा हो गया, इस्पात हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, जिसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम चुंबक। कौन सा चुंबक? कृत्रिम चुंबक। आर्टिफिशियल मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक। चलिए, ये विभिन्न आकृति हो सकते हैं, जैसे हो गया छड़ चुंबक हो गया, घोड़ा नाल हो गया, रिंग चुंबक होता है ना। ये जो कृत्रिम चुंबक होता है, मतलब इसको हम लोग बनाते हैं ना, अपना मन है जिस शेप का बनाना है बना लीजिए। इसीलिए जो कृत्रिम चुंबक होता है उसका आकृति क्या होता है? अलग अलग हो सकता है ना। चलिए, अच्छा, छड़ चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, चुंबकीय सुई इत्यादि कैसा चुंबक है? कृत्रिम चुंबक। कैसा है? कृत्रिम चुंबक। अच्छा, कृत्रिम चुंबक की क्षमता प्राकृतिक चुंबक से क्या होता है? अधिक होता है। जो कृत्रिम चुंबक होता है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो किससे? हाँ, प्राकृतिक चुंबक से क्या होता है? अधिक होता है। नेचुरल मैग्नेट से अधिक होता है। इसलिए पूछा जाएगा इनमें से किसकी क्षमता अधिक होगी? प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। क्या होगी? अधिक। चलिए, अब जो है चुंबक दो तरह, कितने तरह? दो। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, एक होता है टेम्पोररी मैग्नेट या अस्थायी, है ना। एक परमानेंट, जिसको अस्थायी चुंबक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थायी चुंबक। परमानेंट मैग्नेट को अस्थायी चुंबक, परमानेंट मैग्नेट को अस्थायी चुंबक। चलिए, वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से चुंबक समाप्त होता है, मतलब वैसा चुंबक जिसको बनाने में बहुत मेहनत लगता हो, बहुत परेशानी होता और उसका चुंबकत्व क्या हो? बहुत कठिन से जाता है ना, उसको कैसा चुंबक बोलेंगे? अस्थायी। अस्थायी चुंबक में क्या होता है? चुंबकत्व का गुण बहुत मुश्किल से आता है और बहुत मुश्किल से जाता है। इसलिए कहा गया है वैसा चुंबक जो कठिनता से चुंबक बनता है और कठिनता से चुंबकत्व समाप्त होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? अस्थायी चुंबक। कौन सा चुंबक? अस्थायी चुंबक। चलिए, देखिए, अस्थायी चुंबक लाउड स्पीकर हो गया, दिक्सूचक हो गया, जिस ना होता है दिक्सूचक, कंपास इसको होते हैं, गैल्वेनोमीटर हो गया, इसमें कौन सा यूज करते हैं? अस्थायी चुंबक। कौन सा चुंबक? अस्थायी चुंबक। जितना भी लाउड स्पीकर हो गया, कंपास हो गया, दिक्सूचक जिसको बोलते हैं, या गैल्वेनोमीटर हो गया, है ना, इस सब में कौन सा चुंबक? अस्थायी चुंबक। कौन सा चुंबक? अस्थायी, परमानेंट मैग्नेट। अच्छा, इसको बनाने के लिए चुंबकीय मिश्र धातु का प्रयोग। किसका? चुंबकीय मिश्र धातु। उसका नाम क्या है? एल निको और एल्कोनेक्स। एल निको और एल्कोनेक्स। पूछेगा अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु का यूज करते हैं? एल निको और एल्कोनेक्स। एल निको और एल्कोनेक्स। इसका मतलब क्या है? एल्यूमिनियम होगा, निकेल होगा, है ना, इसी को बोलते हैं एल निको। ठीक है, चलिए, अच्छा, अस्थायी चुंबक इस्पात का बनाता है। इसका? इस्पात का। अस्थायी जो चुंबक बनाता है उसमें इस्पात होता है। क्या होता है? इस्पात। चलिए, एल निको में एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट होता है। क्या कहता है? एल निको, नाम से स्पष्ट है, LALNICO, एल्यूमिनियम हो गया, निकेल और कोबाल्ट। पूछेगा एल निको में कौन कौन चीज होता है? एल्यूमिनियम होता है, निकेल और कोबाल्ट। चलिए, एल्कोनेक्स में एल्यूमिनियम होगा, कोबाल्ट और निकेल और लोहा, है ना, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकेल और लोहा, है ना, ये सब किसमें होता है? अस्थायी। चलिए, पूछेगा अस्थायी चुंबक बनाने किस मिश्र धातु को यूज करते हैं? एल निको और एल्कोनेक्स। एल निको और एल्कोनेक्स। एल निको मींस एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट हो गया। अच्छा, एल्कोनेक्स में एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, लोहा और निकेल होता है। चलिए, अब आता है अस्थायी चुंबक। क्या आता है? अस्थायी चुंबक।
वैसा चुंबक जो शीघ्र चुंबक बनता है और शीघ्र चुंबकत्व समाप्त होता है। मतलब वैसा चुंबक जो जल्दी बन जाता है और जल्दी समाप्त हो जाता है ना, जिसमें चुंबकत्व का गुण बहुत तेजी से आ जाता है और बहुत तेजी से समाप्त हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? अस्थायी चुंबक। अस्थायी क्या बोलते हैं? अस्थायी या टेम्पररी मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? टेम्पररी। कैसा मैग्नेट? टेम्पररी मैग्नेट। चलिए ठीक है। अस्थायी चुंबक नर्म लोहे, किसका? नर्म लोहे का। पूछा जाता है अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा। किसका? नर्म लोहा का। पूछेगा अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहा। किसका बना होता है? नर्म लोहा का। अस्थायी चुंबक किसका बनाता है? नर्म लोहा का। चलिए ठीक है। अस्थायी चुंबक इस्पात यानी स्टील का। अगला देखिए अस्थायी चुंबक, ठीक है। विद्युत घंटी हो गया, डायनेमो हो गया, इसमें किसका यूज करते हैं? अस्थायी चुंबक। किसका? अस्थायी। विद्युत घंटी हो गया, डायनेमो हो गया, इसमें किसका यूज करते हैं? अस्थायी चुंबक। चलिए विद्युत एक अस्थायी चुंबक है। जो विद्युत धारा है वो भी क्या है? एक अस्थायी चुंबक है। जो विद्युत है वो क्या है? अस्थायी चुंबक है। पूछेगा विद्युत कैसा चुंबक है? तो अस्थायी चुंबक। कैसा है? अस्थायी। पूछेगा विद्युत कैसा चुंबक है? अस्थायी चुंबक। चलिए इसके चुंबकत्व का अस्तित्व तब तक विद्यमान रहता है जब तक उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है। सुनिए हम लोग कल पढ़े था ना कि जो विद्युत धारा है चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करता है। ये बात कौन कहा था? माइकल फैराडे। कहा था ना फैराडे। ओरस्टेड का, सॉरी ओरस्टेड का था। ओरस्टेड कहा था कि जहां विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। तो वही कहा गया कि जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगा तब तक चुंबकत्व का गुण रहेगा। विद्युत धारा बंद तो चुंबकत्व का गुण समाप्त। इसलिए कैसा मैग्नेट? अस्थायी। कैसा? अस्थायी यानी टेम्पररी मैग्नेट। चलिए अच्छा चुंबक का निश्चित परीक्षण क्या है? चुंबक का निश्चित परीक्षण देखिए चुंबक के निश्चित परीक्षण के लिए इसमें विकर्षण की दिशा गुण सूचक गुण होना आवश्यक है ना। चुंबक का अगर परीक्षण करते हैं तो है ना इसमें विकर्षण तथा दिशा ये दोनों गुण का होना आवश्यक है ना। ये दोनों गुण का होना आवश्यक है। चलिए अब आता है चुंबक के लिए कूलॉम का नियम। चुंबक के लिए कूलॉम का नियम सुनिए। जैसे मानते हैं M1 M2 द्रव्यमान का कोई क्या है? दो चुंबक है ना, जिनके बीच दूरी कितना? R। जिनके बीच की दूरी कितना? R। जब ये दोनों को R दूरी पर रखेंगे ना तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होगा, बल होगा, F बराबर म्यू नोट इंटू M1 इंटू M2 बटे 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई R स्क्वायर है ना। यहाँ म्यू नोट क्या होगा? निर्वात में परम चुंबकशीलता। क्या होगा? चुंबकशीलता है ना। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमको पूछ दिया था ग्रुप डी वाला एग्जाम में, तो हम नहीं बना पाए, समझ गए, तभी हमको उतना पता नहीं था। इसीलिए इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चुंबक के लिए कूलॉम का जो नियम है उनका फॉर्मूला खाली याद रखना। क्या होता है? म्यू नोट M1 M2 बटे 4 पाई R स्क्वायर। म्यू नोट इंटू M1 M2 बटे 4 पाई R स्क्वायर है ना। इसमें सेम होता है Q1 Q2। हाँ वहाँ दोनों आवेश होता है। यहाँ कोई द्रव्यमान दे दिया है ना, नीचे हो जाता है। बस हाँ खाली इप्सिलॉन नोट ऊपर। ये यहाँ इप्सिलॉन नोट नीचे होता है, वहाँ म्यू नोट ऊपर चले गया। चलिए यही अंतर होता है सिर्फ। चलिए अच्छा म्यू नोट का जो मात्रा होता है न्यूटन बटे एम्पीयर स्क्वायर। न्यूटन बटे एम्पीयर स्क्वायर। चलिए अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है अगर दो चुंबक की प्रबलताओं को दोगुना कर दिया, कितना कर दिया? दोगुना कर दिया जाए तो उनके बीच को दूरी को आधा, दोनों के द्रव्यमान को दुगुना यानी चुंबक प्रबलताओं को दुगुना और दूरी को आधा करेंगे तो उनके बीच लगने वाला बल कितना होगा? 16 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला से बना लेना। चलिए अब आता है पार्थिव चुंबक। कौन सा चुंबक? पार्थिव। इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? टेरेस्ट्रियल मैग्नेट। पृथ्वी एक विशाल चुंबक। पृथ्वी क्या है? विशाल चुंबक है जिसका आकार पृथ्वी के व्यास का 1/5 भाग है। पृथ्वी क्या है? विशाल चुंबक है जिसका जो आकार है पृथ्वी के व्यास का 1/5 भाग है। पृथ्वी के ध्रुवों से होकर गुजरने वाली रेखा को भौगोलिक अक्ष क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष। पृथ्वी के ध्रुव से होकर जो रेखा जाती है उसको क्या बोलते हैं? भौगोलिक अक्ष। क्या बोलते हैं? भौगोलिक अक्ष। तथा ठीक है अच्छा भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच 17 से 18 डिग्री कोण मतलब कितना? 17 से 18 डिग्री। जो भौगोलिक अक्ष और जो चुंबकीय अक्ष होता है पृथ्वी का, उन दोनों रेखाओं के बीच कितना डिग्री एंगल होता है? 17 से 18 डिग्री। 17 से 18 डिग्री। चलिए हाँ भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच कितना डिग्री? 17 से 18 डिग्री का एंगल बनता है। चलिए अच्छा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाता है उसके नमन कोण। कौन? नमन कोण। सुनिए पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है ना क्षैतिज के साथ, किसके साथ? क्षैतिज के साथ जो एंगल बनाता है उसको कौन बोले? नमन कोण या नति कोण। नमन कोण या नति कोण है ना, या एंगल ऑफ डिप्लेशन बोला जाता है इसको। ठीक है चलिए ठीक है अच्छा हाँ नति कोण या नमन कोण का मान विषुवत रेखा के लिए 0 डिग्री। विषुवत रेखा के लिए 0 डिग्री नहीं, भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री और ध्रुव पर 90। ध्रुव पर कितना होगा? 90। विषुवत रेखा पर 0, ध्रुव पर 90, विषुवत रेखा पर 0 होता है। चलिए भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक यमोत्तर। भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को भौगोलिक यमोत्तर तथा चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले तल को चुंबकीय यमोत्तर कहा जाता है। चलिए भौगोलिक यमोत्तर और चुंबकीय यमोत्तर के जो बीच कोण बनता है उसको दिक्पात कोण। कौन सा कोण? दिक्पात कोण। कभी कभी पूछा जाता है कि जो भौगोलिक यमोत्तर होता है और जो चुंबकीय यमोत्तर होता है उन दोनों के जो बीच जो कोण बनता है उसको कौन सा कोण बनता है? दिक्पात कोण। कौन सा कोण? दिक्पात कोण। याद रखना है
जो भौगोलिक जमीयतर होता है और जो चुंबकीय जमीयतर होता है, उन दोनों के बीच जो कोण बनता है उसको कौन बोलते हैं? दिक्पात कोण। कौन सा कोण? दिक्पात कोण। चलिए अब आता है चुंबकीय दिशा सूचक। चुंबकीय दिशा सूचक मैग्नेटिक कंपास। चुंबकीय कंपास में धातु सुई लगे होती है। क्या होती है? धातु की सुई लगी होती है और एक छोटे चुंबक से जुड़ा होता है। छोटे चुंबक से जुड़ा होता है। दिशा सूचक उत्तरी ध्रुव, अच्छा दिशा सूचक उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव का, सुनिए ना, उल्टा होता है। जो हम लोग का दिशा सूचक होता है ना, दिशा सूचक अगर यहाँ उत्तरी ध्रुव दिखा रहा है तो पृथ्वी क्या होगा? दक्षिणी होगा। हमेशा उल्टा होता है। उल्टा क्यों होता है? देखिए, और उल्टा नहीं होगा तो प्रतिकर्षण होगा, आकर्षण नहीं होगा। इसीलिए अगर दोनों सेम ही होगा तब आगे रुकेगा? कहीं कभी नहीं रुकेगा। कंपास आगे रुकेगा? नहीं रुकेगा। इसका नॉर्थ इसका साउथ दोनों अपोजिट होगा तब ना आकर्षण होगा, तब ना आकर रुक जाता है। कंपास का है कैसे यहीं रुक जाता है? इसीलिए ना कि उसका नॉर्थ, अर्थ का नॉर्थ, कंपास का साउथ, या इसका साउथ उसका नॉर्थ होता है। चलिए आकर्षण हो जाता है। अच्छा, दिशा सूचक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव था, इसका दक्षिणी ध्रुव और दिशा सूचक उत्तरी ध्रुव को निर्देशित करता है। अच्छा, क्षण चुंबक अगर स्वतंत्र लटकाया जाए, अगर क्षण चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो दिशा सूचक के भांति काम करे। किसके सूचक? दिशा सूचक के। अगर क्षण चुंबक को अगर क्षण चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दीजिएगा तो हमेशा नॉर्थ टू साउथ में ही आकर रुकेगा ना। किसके तरह? दिशा सूचक की तरह ही काम करेगा। अच्छा, यह पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर और भौगोलिक दक्षिण की ओर इंगित करेगा, है ना। हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर इंगित करेगा। ये दोनों निकाल लिया तो बाकी निकल जाता है। चलिए अब आता है चुंबकीय पदार्थ। क्या आता है? चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय होता है, इनके बारे में पढ़ना। अच्छा, पहला है प्रतिचुंबकीय। पहला क्या है? प्रतिचुंबकीय। इंग्लिश में डायमैग्नेटिक। इंग्लिश में डायमैग्नेटिक। अच्छा, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर विपरीत दिशा में चुंबकित होते हैं। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। उसको क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। जैसे कि इसका याद करने का तरीका ना, नमक बिस्मत जल। अच्छा, तांबा जस्ता नमक बिस्मत जल, याद रखना ऐसे। सुनिए क्या क्या? तांबा जस्ता नमक बिस्मत और जल, याद रखना। तांबा जस्ता नमक बिस्मत और जल, ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय। क्या है? प्रतिचुंबकीय। डायमैग्नेटिक है। क्या है? डायमैग्नेटिक। पूछेगा तांबा जस्ता नमक बिस्मत और जल क्या है? सब डायमैग्नेटिक है। यानी अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखिएगा ना या चुंबकीय क्षेत्र में रखिएगा ना, क्या होगा? विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाएगा, है ना, उधर अट्रैक्ट नहीं होगा। इसलिए क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायमैग्नेटिक। अच्छा सुनिए, इनकी परमिएबिलिटी फ्री स्पेस से कम होती है। कितनी होती है? इनकी जो परमिएबिलिटी होती है फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी से कम होती है। अच्छा, जिसे रिलेटिव परमिएबिलिटी कहते हैं। अच्छा, इनकी परमिएबिलिटी इकाई से कुछ कम होती है, यानी इनकी जो परमिएबिलिटी होती है इकाई से कम होती है। क्या होती है? इकाई से कम होती है। अच्छा, अब आता है अनुचुंबकीय। क्या आता है? अणु। अच्छा, अणु मतलब क्या आता है? बहुत छोटा, है ना। चुंबकीय मतलब चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने वाला। अच्छा, वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में बहुत कम मात्रा में, कैसा? बहुत कम, मतलब वैसा पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की ओर बहुत कम मात्रा में आकर्षित हो, उसको क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय। क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय, है ना। क्या बोलेंगे? अनुचुंबकीय। प्लेटिनम हो गया, क्रोमियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या होता है? अनुचुंबकीय। क्या होता है? अनुचुंबकीय। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर बहुत कम मात्रा में, कितना? बहुत कम मात्रा में आकर्षित होता है। कितने मात्रा में? बहुत कम मात्रा में। इनकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से कुछ अधिक होता है। इनकी जो परमिएबिलिटी मान होता है इकाई से बहुत अधिक होता है। इकाई से कुछ क्या होता है? अधिक होता है। चलिए, अनुचुंबकीय हो गया। अनुचुंबकीय मतलब क्या? जो थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की ओर आकर्षित करे। चलिए, अब आता है लौह चुंबकीय। क्या आता है? लौह चुंबकीय। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। लौह चुंबकीय वो होगा जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ना, वो चुंबक की ओर क्या होगा? बहुत जल्दी आकर्षित कर लेगा, है ना, तेजी से आकर्षित कर लेगा। उसको क्या बोलेंगे? लौह चुंबकीय। क्या बोलेंगे? लौह चुंबकीय। जैसे निकेल हो गया, लोहा हो गया, फौलाद हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या है? लौह चुंबकीय। क्या है? लौह चुंबकीय। चलिए, इनकी परमिएबिलिटी का मान इकाई से काफी अधिक 1000 तक होता है। इनकी जो परमिएबिलिटी होती है इकाई से बहुत अधिक, कितना? 1000 तक होता है। चलिए, अच्छा आप बताएं ऑक्सीजन में। अच्छा, ऑक्सीजन था जिसमें मो लगा था, ठीक है। ऑक्सीजन और जिसमें मो लगा, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम होता है ना, ऑक्सीजन और जिसमें मो लगा वो क्या था? अनुचुंबकीय। क्या कहता है? अनुचुंबकीय। ऑक्सीजन को ले लेना, ऑक्सीजन और जिसके लास्ट में मो लगा, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीशियम होता है ना, और जिसके लास्ट में मो हो वो क्या होता है? अनुचुंबकीय। क्या होता है? अनुचुंबकीय। वैसा पदार्थ जिसके लास्ट में मो लगा हो, ठीक है ना, और ऑक्सीजन, ये सब क्या होगा? अनुचुंबकीय। अच्छा, आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब क्या है? लौह चुंबकीय। क्या है? लौह चुंबकीय। बाकी क्या है? प्रतिचुंबकीय। बाकी क्या है? प्रतिचुंबकीय। चलिए, आयरन हो गया, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? लौह चुंबकीय। बाकी इनको छोड़कर जितना क्या है? प्रतिचुंबकीय। कितना है? प्रतिचुंबकीय। चलिए, अब आता क्यूरी ताप। क्या आता? क्यूरी ताप। कौन सा ताप? क्यूरी ताप। कौन सा ताप? क्यूरी ताप। अच्छा, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय है, जिसके ऊपर पदार्थ क्या है? अनुचुंबकीय है, जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय है, और जिसके नीचे
अच्छा, वह पदार्थ, वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय और जिसके नीचे पदार्थ क्या होगा, लौह चुंबकीय। या ये पढ़े थे ना कि वह ताप जिस पर पारा फेरो बन जाए, है ना, पारा मैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बन जाए, पढ़े थे ना, वरुण से पढ़ा था ना कि वह ताप जिसमें कोई सब्सटेंस पारा मैग्नेटिक के साथ फेरोमैग्नेटिक बन जाए, है ना, उसको क्या बोलेंगे, क्यूरी ताप। क्या बोलेंगे, क्यूरी ताप, है ना। देखिए क्यूरी ताप जो होता है ना, क्यूरी ताप, जो क्यूरी ताप होता है, फेनिको, याद रखना कैसे, फेनिको, तीनों को क्यूरी ताप पूछा जाता है एग्जाम में, तीन को कैसा, फेनिको, क्या आता, फेनिको, पहले लोहा होता तब निकेल तब कोबाल्ट, ये याद हो गया नाम, 973, 673, 373, ऐसे याद रखना। फेनिको क्या था, फेनिको, पहले लोहा हो गया तब निकेल तब कोबाल्ट, पहले 973 केल्विन, फिर 673, फिर 373, याद रह जाएगा ना। फेनिको क्या होगा, फेनिको, लोहा का कितना होगा 973, निकेल का 673 और कोबाल्ट का 373 केल्विन। चलिए अब डोमेन आता, चुंबक के असंख्य परमाणुओं के समूह को क्या कहा था, डोमेन। चुंबक में जो छोटा छोटा असंख्य परमाणुओं का समूह होगा उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। क्या बोलेंगे, डोमेन। अच्छा, एक डोमेन में 10 पर पावर 18 से लेकर 21 तक परमाणु होता है, कितना होता, 21 तक परमाणु। पूछेगा एक डोमेन में कितना परमाणु, 10 पर पावर 18 से लेकर 10 पर पावर 21 तक। पूछेगा एक डोमेन में कितना परमाणु होता है, 10 पर पावर 18 से लेकर 10 पर पावर 21 तक। चलिए अच्छा, लौह चुंबकीय पदार्थ का जो तीव्र चुंबकत्व होता है, यानी लौह चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबकत्व का गुण होता है ना, खींचने का गुण, किसके कारण, डोमेन का, किसके कारण, डोमेन। अच्छा, हम लोग धातु में जो विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण देखे थे ना, धातु में जो विद्युत धारा प्रवाह होता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण, किसके कारण, इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से चुंबक में जो चुंबकत्व का गुण होता है, खींचने का जो गुण होता है, किसके कारण, डोमेन के कारण, किसके कारण, डोमेन, है ना। डोमेन क्या होता है, असंख्य परमाणुओं का समूह है, यानी छोटा छोटा क्या है, परमाणु है। चलिए हो गया क्लियर। पूछेगा एक डोमेन में कितना परमाणु, 10 पर पावर 18 से लेके 21, 10 पर पावर 18 से लेके 21 तक। चलिए अब आता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है ना, चुंबक के चारों ओर का वैसा क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से, सुई से, जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है वो किससे निर्धारित होता है, चुंबकीय सुई से। किससे, चुंबकीय सुई से। पूछा जाएगा, बताइए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित की जाती है, चुंबकीय सुई से। चलिए चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। पूछा जाएगा, बताइए चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला। अच्छा, लेकिन सीजीएस मात्रक गॉस, सीजीएस मात्रक गॉस। हाँ याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। पढ़ा इंटर में, चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक टेस्ला, लेकिन सीजीएस मात्रक गॉस, सीजीएस मात्रक गॉस। याद हो गया नाम। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक पूछेगा, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। और सीजीएस मात्रक गॉस। ध्यान से तुम भी बोलो, सीजीएस मात्रक गॉस। क्या होता है, गॉस। चलिए एक टेस्ला में 10 पावर 4 गॉस, कितना गॉस होता है, 10 पावर 4 गॉस। पूछेगा एक टेस्ला में कितना गॉस, 10 पावर 4 गॉस, कितना गॉस, 10 पावर 4 गॉस। चलिए ठीक है, एक टेस्ला में कितना गॉस, 10 पावर 4 गॉस। चलिए अब आता चुंबकीय बल की रेखा। कैसे रहेगा, चुंबकीय बल की रेखा, यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखा का प्रयोग करते हैं ना। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा चुंबक से बाहर, हाँ ये ध्यान रखना, जो चुंबकीय बल की रेखा जो होता है ना, चुंबक, हाँ चुंबक के बाहर में उत्तर से दक्षिण, बाहर में उत्तर से दक्षिण, ये ध्यान रखना। बाहर में नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर में साउथ टू नॉर्थ, है ना, उल्टा होता है जस्ट। बाहर में उत्तर से दक्षिण, हमेशा जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखा होता है चुंबक में बाहर में नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण। हमेशा चुंबक में बाहर कैसा होगा, नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण, अंदर में दक्षिण से उत्तर, दक्षिण से उत्तर। थोड़ा सा क्या होता है, उल्टा, थोड़ा सा क्या होता है, उल्टा होता है, थोड़ा सा उल्टा। चलिए अच्छा, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचे तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में बताता है ना। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र की रेखा एक बंद वक्र, जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है वो कैसा वक्र, एक बंद वक्र। क्या बनाता है, एक बंद वक्र। क्या बनाता है, एक बंद वक्र, यानी सोलेनॉइड जैसा आकृति बनता, कैसा, सोलेनॉइड जैसा। चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो कैसा आकृति, पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र की जो रेखाएं होती है खुली आकृति या बंद आकृति, कैसा आकृति बनाते हैं, बंद आकृति। कैसा, बंद। जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है वो कैसे आकृति बनाते हैं, बंद आकृति। चलिए अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय, अच्छा चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया ना। अब आता है चुंबकीय फ्लक्स। क्या आता है, चुंबकीय फ्लक्स। चलिए चुंबकीय क्षेत्र में कुछ चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल से जो गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखा की कुल संख्या हो तो उसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। क्या बोलते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। अच्छा, इसमें इसका डिफरेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ध्यान ये रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है, वेबर। क्या होता है, वेबर।
चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। अगर फ्लक्स घनत्व पूछे वेबर मीटर स्क्वायर, फ्लक्स घनत्व का वेबर मीटर स्क्वायर। सुनिए, चुंबकीय फ्लक्स पूछे वेबर, चुंबकीय फ्लक्स पूछे वेबर, अब फ्लक्स घनत्व वेबर मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, अब फ्लक्स घनत्व का वेबर मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना, याद हो गया। चुंबकीय फ्लक्स पूछेगा वेबर, फ्लक्स घनत्व वेबर मीटर स्क्वायर। चलिए हो गया ना, चलिए हो गया। अच्छा, अब आता चुंबक वाहक बल, चुंबकीय वाहक बल यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। अच्छा, जिस प्रकार विद्युत परिपथ में विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रॉन को चालक में प्रवाहित करता है ना, अच्छा उसी प्रकार चुंबक वाहक बल यानी एमएफएफ चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को गतिमान करता है। चुंबकीय फ्लक्स को पूछेगा चुंबकीय परिपथ में यानी चुंबकीय परिपथ में चुंबक को गतिमान कौन करता है? चुंबक वाहक बल। कौन करता है? चुंबक वाहक बल। कौन करता है? चुंबक वाहक बल। चुंबकीय परिपथ में उसको कौन करता है? चुंबक वाहक बल करता है ना। चलिए, हाँ अच्छा ये हो गया। अच्छा, चुंबक वाहक बल का जो एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन एम्पियर। क्या होता है? न्यूटन एम्पियर या एम्पियर टर्न इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्पियर टर्न, है ना, एम्पियर टर्न होता है। चलिए पूछेगा चुंबक वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। पूछेगा चुंबक वाहक बल यानी चुंबक वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन ई, एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। चलिए राहुल जी इधर हो गया। चलिए, अब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालकता रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा क्या हो? प्रवाहित हो। एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो। तो चुंबक पर लगने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी को चुंबक क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? तीव्रता। ये पूछा जाता है, बताइए जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो अदिश राशि है कि सदिश राशि है? सदिश है। क्या है? सदिश। चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, दोनों क्या है? सदिश राशि। दोनों क्या है? सदिश राशि। चलिए हो गया ना। अच्छा हो गया। अब आता चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। क्या था? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अच्छा, इसे बी से सूचित, किसे? बी से। जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होता है उसको किसे सूचित करते हैं? बी से। किसे? बी से। पूछेगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसे सूचित करते हैं? बी से। यानी बी बराबर 5/A, बी बराबर 5/A होता है। फॉर्मूला याद रखना, बी बराबर 5/A क्या होता है? ए। बी बराबर 5/A, जहां 5 क्या होगा? फ्लक्स होगा। 5 क्या होगा? फ्लक्स। 5 क्या होगा? फ्लक्स। अब बी होगा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व होगा। बी क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ए क्या होगा? एरिया। इसीलिए जो इसका मात्रक होता है फ्लक्स घनत्व वेबर मीटर स्क्वायर। पूछेगा फ्लक्स घनत्व का मात्रक क्या होता है? वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर। चलिए हाँ, चलिए वेबर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यदि परिपथ बंद है, यदि परिपथ क्या है? बंद है, तो संकेंद्रित वृत्त है। अगर परिपथ बंद है तो कैसा वृत्त बनेगा? संकेंद्रित वृत्त। और खुला परिपथ में समांतर रेखा है। अगर परिपथ बंद होता है तो संकेंद्रीय वृत्त। कैसा वृत्त? संकेंद्रीय वृत्त। अगर परिपथ बंद रहता है तो कैसा वृत्त? संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त जानते हैं ना, ऐसा वृत्त जिसका केंद्र क्या हो? एक हो। ऐसा वृत्त जिसका केंद्र एक हो, केंद्र एक लेकिन परिधि अलग अलग, उसको कौन सा वृत्त बोलेंगे? संकेंद्रीय वृत्त। चलिए, अगर परिपथ बंद रहेगा संकेंद्रीय वृत्त बनेगा, अगर परिपथ खुला रहेगा तब क्या होगा? समांतर रेखा। खुला में क्या होता है? समांतर रेखा। परिपथ बंद रहेगा संकेंद्रीय वृत्त। कैसा वृत्त? संकेंद्रीय। परिपथ खुला रहेगा क्या होगा? समांतर रेखा। क्या होगा? समांतर रेखा। चलिए, चुंबकशीलता क्या था? चुंबकशीलता किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है। चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है। किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह चुंबकीय गुणों को ग्रहण करता है। चुंबकीय गुण को क्या करता है? ग्रहण करता है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अच्छा, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय बल के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। चुंबकशीलता। चुंबक का जो फ्लक्स घनत्व और चुंबक जो बल होता है वो दोनों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? चुंबकशीलता। क्या कहलाता है? चुंबकशीलता। चलिए, चुंबकशीलता को म्यू से किसे? म्यू से। इसका कोई मात्रक होता है? नहीं होता है। चुंबकशीलता का मात्रक विमा नहीं होता क्योंकि अनुपात है। क्या है? अनुपात है। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और चुंबकीय बल ये दोनों क्या है? अनुपात है। चलिए, हाँ विमाहीन और मात्राहीन है। चलिए, वायु तथा निर्वात का चुंबकशीलता का मान इकाई होता है। कितना होता है? इकाई। वायु और निर्वात की चुंबकशीलता कितना होता है? एक। इकाई मतलब क्या? एक हुआ ना। वायु और निर्वात की चुंबकशीलता कितनी होती है? एक होती है। कितना होता है? एक। चलिए, लोहे की चुंबकशीलता इस्पात से अधिक होता है। जो लोहा होता है, लोहा उसकी जो चुंबकशीलता होती है एक से इन इस्पात से अधिक होता है। पूछेगा हाँ धातु कितना होता है? इन्फिनिटिव। पूछेगा लोहे की चुंबकशीलता के इस्पात से अधिक, धातु का इन्फिनिटिव। चलिए, अच्छा पानी का नहीं है पता। सुनिए, चुंबकशीलता अदिश है कि सदिश है? अदिश है। पूछेगा चुंबकशीलता कैसी राशि है? अदिश राशि। चुंबकशीलता कैसी राशि है? अदिश राशि। चलिए,
अब आता है प्रवेश्यता, क्या आता है? प्रवेश्यता। एडमिटेंस, क्या आता है? एडमिटेंस। किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने में सहायक होता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रवेश्यता। क्या बोलते हैं? प्रवेश्यता। अच्छा, यह रिलक्टेंस का विलोम होता है। क्या होता है? रिलक्टेंस का विलोम होता है। यह जो होता है रिलक्टेंस का विलोम। अच्छा, इसका ऐसा ही मात्रक वेबर बटे एम्पियर टर्न था। ऐसा मतलब वेबर बटे एम्पियर टर्न। तो जगह जो एडमिटेंस होता है या रिलक्टेंस इसको एडमिटेंस, इसका मात्रक क्या होता है? वेबर बटे एम्पियर टर्न। वेबर बटे एम्पियर टर्न। चलिए, अब आता है रिलक्टेंस। क्या आता है? रिलक्टेंस, या हिंदी में प्रतिष्ठम बोला जाता है। क्या होता है? प्रतिष्ठम। चलिए, वैद्युतिक परिपथ के प्रतिरोध के समान ही चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स की गति में पदार्थ द्वारा प्रस्तुत की गई बाधा उस पदार्थ की क्या? प्रतिष्ठम कहलाता है। जैसे वहां पर प्रतिरोध होता था, वैसे यहाँ पर क्या होता है? रिलक्टेंस होता है ना। अच्छा, वहां पे विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है उसको विरोध कौन करता? प्रतिरोध करता था। यहाँ पे जो चुंबकीय बल का प्रवाह होगा उसमें विरोध कौन करेगा? वही प्रतिष्ठम। कौन करेगा? प्रतिष्ठम। चलिए, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो गति करेगा उसका विरोध कौन करेगा? रिलक्टेंस। चलिए, वही जो पदार्थ बाधा डालता है उसे क्या बोलता है? रिलक्टेंस। क्या बोलता है? रिलक्टेंस। चलिए, अच्छा पूछेगा रिलक्टेंस का समाधान क्या होता है? एम्पियर टर्न बटे वेबर। एम्पियर टर्न बटे वेबर। अच्छा, एडमिटेंस और रिलक्टेंस एक दूसरे का क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उल्टा। जैसे प्रतिरोधकता चालकता होता था ना, सेम यहीं पर एडमिटेंस और रिलक्टेंस एक दूसरे का उल्टा। एडमिटेंस का समाधान पूछेगा वेबर बटे एम्पियर टर्न। वेबर बटे एम्पियर टर्न। या रिलक्टेंस पूछेगा एम्पियर टर्न बटे वेबर। एम्पियर टर्न बटे वेबर होता है। चलिए, अब आता है विद्युताकार धाराओं के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, है ना। अच्छा, किसका? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। चलिए पढ़ते हैं। इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ की अंगुली को मोड़ने की दिशा में, दाएं हाथ को अंगुली को वृत्ताकार मोड़ने की दिशा में वृत्ताकार संवाहक बंडल कुंडल में धारा की दिशा हो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा खींचे हुए अंगूठे की दिशा में होती है। अच्छा, अब देखिए दाहिना नियम क्या कहता है अंगूठा का। यदि हाथ की पकड़ में होने वाले रैखिक तार की कल्पना करते हैं तब अंगूठा धारा, अंगूठा किसको बताएगा? सिर्फ ये देखना है जो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होगा, अंगूठा किसको बताता? धारा को। अंगूठा किसको बताता? धारा। अंगूठा जो किसको बताएगा? धारा। अंगूठा धारा। अंगूठा धारा। धारा या धारा की दिशा। अंगूठा किसको? धारा की दिशा। ठीक है, उसके बाद चालक तार। अच्छा, धारा की दिशा किसको होता है? तो चालक के चारों उंगलियां और जो चारों उंगलियां बचेगा किसको? चुंबकीय क्षेत्र। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को। अंगूठा धारा और ये जो चारों उंगली चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठा धारा, ये चारों उंगली चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। यही चीज ध्यान रखना। अच्छा, चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धारावाहक को एक सीधे चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त के रूप में होती है। ये कैसा होगा? संकेंद्रित वृत्त के रूप में होगा। चलिए, अब आता है मैक्सवेल का नियम। किसका नियम? मैक्सवेल का। मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। कैसा नियम? कॉर्क स्क्रू। ये सब कुछ नया चीज जोड़ा है नया बुक में, है ना। ये सब पुरानी बुक में ये सब नहीं था, ये वाला है ना, ये नियम खाली फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम था, बाएं हाथ का नियम था, उसको चैप्टर खत्म। ये सब नया चीज जोड़ दिया। चलिए, अब आता है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। कौन सा नियम? कॉर्क नियम। अच्छा, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम यह बताता है कि किसी पेच को दाएं हाथ द्वारा इस प्रकार घुमाया जाए, किसी पेच को दाएं हाथ द्वारा इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच नोक विद्युत धारा की दिशा में आगे बढ़े, है ना। तो पेच को घुमाने के लिए जिस दिशा में अंगूठा घूमता है वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करेगा, है ना। इस नियम की सहायता से प्रवाहित धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो है ना मैक्सवेल का जो कॉर्क स्क्रू नियम है, इसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट अभी तक लेकिन पूछा नहीं गया, है ना। हम जितना भी क्वेश्चन बैंक देखे रेलवे वाला, ये सब चीजें उतना पूछा नहीं गया क्योंकि ये 12th लेवल का हाई हो जाता है ना। 12th में भी सब पढ़े थे? नहीं पढ़े थे ना, 12th में नहीं था। ये सब पता नहीं बीटेक उटेक का लगा था, ये सब जरूरी थोड़े ना उतना। चलिए, है ना, ये सब ऑनर्स इंटर में पढ़े थे कहीं? इंटर में नहीं था ये सब। मैक्सिमम अगर सिलेबस कवर करेगा टेक्नीशियन में तो इंटर जा सकता है मैक्सिमम, उससे अधिक उसका लेवल नहीं है। लेकिन फिर तो टेक्नीशियन में लिख दिया है 10वीं कक्षा के स्तर का, एनसीईआरटी बुक को फॉलो करें 10वीं कक्षा का। 10वीं क्या है, थोड़ा सा मैग्नेट, उसका जो परिचय है वही सब ना है। चलिए, चालक तार में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं धारावाहक बल एक सीधे चालक के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त के रूप में होती है। अच्छा, अब आता है दाएं हाथ की हथेली का नियम। दाएं हाथ की हथेली का नियम सुनिए। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ की हथेली खुली रखकर अंगूठे तथा उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा तथा उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करें जहां चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, दिशा ज्ञात करनी है ना। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर तार के माध्यम से चलने वाला धनात्मक आवेश पर लगने वाला बल, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है ना। क्या दिया है कि अगर एल लंबाई का चालक तार, एल लंबाई का चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखा जाए कि वह चुंबकीय क्षेत्र बी से थीटा कोण पर, बी से थीटा कोण पर हो, तो चालक तार पर जो लगने वाला बल होगा F बराबर BIL sin थीटा, F बराबर BIL sin थीटा।
F बराबर क्या होगा BIL sin थीटा। ये ध्यान रखना, F बराबर BIL sin थीटा। अगर थीटा 0 होगा समांतर होगा, अगर थीटा 0 होगा क्या होगा समांतर होगा। चलिए अच्छा, अगर थीटा 90 होगा तो बल मैक्सिमम होगा ना 90, sin 91 होता है ना, इसलिए क्या होगा मैक्सिमम होगा। चलिए इसको यहीं तक छोड़ते हैं फिजिक्स को, है ना। आप केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर ये क्या होगा, ये जो चैप्टर है कल पूरा समाप्त हो जाएगा ना, हाँ जाओ जाएगा तो। अच्छा मैक्सिमम यहीं तक रहेगा ना, फिर हम लोग को क्या करना, कल इसको खत्म करना। चलो रंसू तुम भी जाएगा, जाओ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो कमाल, रूम लगा दो। अच्छा अच्छा ए हम लोग का जो ये पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया था, नहीं हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ था। चलो अच्छा पीरियोडिक टेबल जो है तो हम लोग का कुछ चीज़ें बचा हुआ था ना, पीरियोडिक टेबल में हम लोग का कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ था ना। चलिए सुनिए, अच्छा कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे, उभयधर्मी ऑक्साइड इसे पढ़ लिए थे ना। अच्छा बताइए कौन कौन सा ऐसा तत्व है जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, AlZn और Pb, AlZn और Pb, एल्यूमिनियम जिंक और सीसा लेड इसको बोलते हैं। ये तीनों कौन सा यौगिक बनाता है, उभयधर्मी। कौन सा, उभयधर्मी। ये तीनों जो है कैसा यौगिक बनाता है, उभयधर्मी। थोड़ा सा इधर आ जाओ तुम, फोटो अच्छा आएगा। ये तीनों क्या बनाता है, उभयधर्मी। कैसा बनाता है, उभयधर्मी। ये जो तीनों है कैसा यौगिक बनाता है, उभयधर्मी। कैसा बनाता है, उभयधर्मी। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है मिश्र धातु। क्या पढ़ना, मिश्र धातु। चलिए पहला है पीतल, पूछा जाएगा बताइए पीतल किन किन चीजों में बना होता है। हाँ तांबा और जिंक, तांबा और Cu प्लस Zn, Cu प्लस Zn। अब देखिए ये जो पीतल होता है ना, इसमें 70% कॉपर होता है, 70% कॉपर, 30% जिंक, 30% जिंक, 70% कॉपर, 30% जिंक होता है। पूछेगा पीतल में कितना क्या क्या होता है, 70% कॉपर और 30% जिंक होता है। चलिए अगला आता है कांसा। क्या आता है, कांसा। Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn। ये दिखने में पीतल की तरह ही लगता है लेकिन होता है थोड़ा सा हल्का, है ना। तो पीतल जो है ना, पीतल थोड़ा सा भारी होता है और कांसा क्या होता है, हल्का होता है। अच्छा पूछेगा कांसा किनका किनका मिश्र धातु है, Cu प्लस Sn, कॉपर प्लस टीन, कॉपर प्लस टीन। पूछेगा कांसा किसका किसका मिश्र धातु है, कॉपर प्लस टीन का। अब आता है कृत्रिम सोना। कौन सोना, कृत्रिम सोना। Cu प्लस Al, Cu प्लस Al यानी कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। पूछेगा कृत्रिम सोना किसका बनाता है, जिसको रोल गोल्ड बोलते हैं ना, वही होगा शायद लगता है ना। नहीं रोल गोल्ड अलग होता होगा ना, रोल गोल्ड ही है हमको लगता है, रोल गोल्ड ही। जो कृत्रिम सोना होता है ना, रोल गोल्ड नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, और दिखने में सोने के जैसा लगता है ना। चलिए इसीलिए इसको कृत्रिम सोना, कौन सोना, कृत्रिम सोना बोलता है। अगला आता है मुद्रा धातु। क्या आता है, मुद्रा धातु। Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn, और लेड भी होता है, सीसा भी 1%, कितना 1%। चलिए अगला आता है गन मेटल। क्या आता है, गन मेटल। CuSn और Zn, CuSn और Zn। पूछेगा गन में क्या क्या होता है, गन मेटल में CuSn और Zn, CuSn और Zn। इसमें क्या होता है, गन मेटल। ये क्या होता है, गन मेटल। पूछेगा गन मेटल किनका किनका मिश्रण होता है, CuSn और Zn, CuSn और Zn। अब होता है बेल मेटल। क्या होता है, बेल मेटल। Cu प्लस Sn, Cu प्लस Sn। अच्छा अगला आता है कॉन्स्टेंटन। क्या आता है, कॉन्स्टेंटन, कॉन्स्टेंटन। इसमें कॉपर प्लस निकेल होता है, कॉपर प्लस निकेल। अच्छा अब आता है मोनल मेटल। क्या आता है, मोनल मेटल। कॉपर प्लस लोहा प्लस निकेल, कॉपर प्लस लोहा प्लस निकेल। अब इंपोर्टेंट आ रहा है जर्मन सिल्वर। क्या आता है, जर्मन। ये पूछा जाता है जर्मन सिल्वर, कॉपर जिंक और निकेल, कॉपर जिंक और निकेल। पूछेगा हाँ, पूछेगा जर्मन सिल्वर किसका किसका मिश्र धातु है, कॉपर जिंक और निकेल का, कॉपर जिंक और निकेल का मिश्र धातु क्या कहलाता है, जर्मन सिल्वर। क्या कहलाता, जब कॉपर को, जिंक को और निकेल को, कॉपर को, जिंक और निकेल को मिला देंगे क्या बनेगा, जर्मन सिल्वर। क्या बनेगा, जर्मन सिल्वर। चलिए एक याद सुनिए, इसमें पहला याद हमें पीतल, दूसरा कांसा, तीसरा कृत्रिम सोना, चौथा जर्मन सिल्वर और गन मेटल। ये इतना याद रखना, बाकी नहीं रखना। चलिए आता डच मेटल। क्या था, डच, कॉपर प्लस जिंक। डच मेटल क्या था, कॉपर प्लस जिंक। अगला आता है मैग्नीशियम। क्या था, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम। जब एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम को मिला देंगे क्या बनेगा, मैग्नीशियम। क्या बनेगा, मैग्नीशियम। जब एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम को मिला देंगे तब क्या बनेगा, मैग्नीशियम। क्या बनेगा, मैग्नीशियम। चलिए अगला आता है डुरालुमिन। क्या आता है, डुरालुमिन। Almg प्लस Cu, Almg प्लस Cu। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और कॉपर, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और कॉपर, जब इनको मिला दिए तब क्या बनेगा, डुरालुमिन। क्या बनेगा, डुरालुमिन। चलिए डुरालुमिन जो है ना, वायुयान का बॉडी, प्रेशर कुकर ये सब बनाते हैं, क्या है, हल्का होता है। जो डुरालुमिन का मिश्रण होता है ना, ये हल्का होता है। वायुयान हो गया, प्रेशर कुकर इसका बॉडी बनाते हैं। अब आता है नाइक्रोम। क्या आता है, नाइक्रोम। निकेल प्लस लोहा, निकेल प्लस लोहा प्लस क्रोमियम प्लस कार्बन, निकेल लोहा क्रोमियम और कार्बन।
इसकी मिश्र धातु क्या कहलाता है? नाइक्रोम। क्या कहलाता है? नाइक्रोम। चलिए अब आता है सोल्डर। क्या आता है? सोल्डर। Sn प्लस पीबी। Sn प्लस पीबी पूछेगा सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु है? Sn प्लस पीबी। Sn प्लस पीबी ये क्या कहलाता है? सोल्डर। क्या कहलाता है? सोल्डर। चलिए अब आता है एल निको। क्या कहता है? एल निको। एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट। पता है एल निको भी? एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट। हाँ चलिए एल निको और एल्कोनेक्स। अब आता है मैग्नीज स्टील। क्या आता है? मैग्नीज स्टील। Mn प्लस लोहा यानी मैग्नीज प्लस लोहा। अब आता है क्रोमियम स्टीव। क्रोमियम स्टीव सॉरी क्रोमियम आता है क्रोमियम प्लस कार्बन। क्रोमियम प्लस कार्बन। अब स्टीव। स्टीव जो है ना स्टीव 90 से 95% लोहा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टीव। क्या बोलते हैं? स्टीव। स्टीव से पता क्या बोलते हैं? गोली। गोली गोली देखे है ना बंदूक वाला जो गोली तो उस स्टीव का किसका? स्टीव का। उसमें खाली लोहे होता है। क्या होता है? खाली लोहा। चलिए अब हम लोग प्रमुख खनिज धातु तत्व और उसका अयस्क पढ़ते हैं ना। अच्छा खनिज धातु था उसके यौगिक से निकाला गया वह पदार्थ जो पृथ्वी तल के नीचे पाया जाता है ना। कहाँ? पृथ्वी तल के नीचे। जितना भी खनिज सीधा समझे ना जिसको खान से प्राप्त करते उसका बोलेंगे खनिज। जिसको खान से प्राप्त क्या बोलेंगे? खनिज। या जिसको मिट्टी के अंदर से खोद के क्या करके खोद करके होल करके निकालते उसका बोलते हैं खनिज। जो खनिज होता है उसको कहाँ से निकालते हैं? खान से। कहाँ से? खान से या मिट्टी के तर से या मिट्टी के नीचे से उसको क्या बोलेंगे? खनिज। क्या बोलेंगे? खनिज। चलिए अच्छा उसको क्या बोला जाता है? खनिज। अगला देखिए सीसा तथा जस्ता को जुड़वा खनिज। सीसा और जस्ता क्या कहता है? जुड़वा खनिज। पूछेगा जुड़वा खनिज किसको बोला था? सीसा और जस्ता का। सीसा और जस्ता का पूछा जाएगा। बताइए जुड़वा खनिज किसको बोलते हैं? सीसा और जस्ता को। सीसा और जस्ता क्या कौन सा खनिज? जुड़वा खनिज बोलता है। अच्छा राजस्थान में स्थित जो जावर की खान कौन सी खान? जावर। राजस्थान में स्थित जो जावर की खान किसके लिए फेमस है? सीसा का। किसके लिए? सीसा और जस्ता। पूछेगा राजस्थान में जो स्थित जावर की खाना किस कौन से धातु के लिए फेमस है? सीसा और जस्ता। सीसा और जस्ता। चलिए अयस्क। अब देखिए अयस्क अब क्या आता है? अयस्क यानी ओर्स। अयस्क क्या बोलते हैं? ओर्स। वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से और कम खर्च में। वे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से और कम खर्च में निकाला जाएगा उसको क्या बोलेंगे? अयस्क। क्या बोलेंगे? अयस्क। ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना है जितना भी अयस्क है वो खनिज है। सभी अयस्क क्या है? खनिज। लेकिन सभी खनिज अयस्क है नहीं है। जितना भी हम लोग जो धातु निकालते हैं मिट्टी की तर से या खान से क्या सब अयस्क हो सकता है? नहीं। सबसे धातु प्राप्त नहीं होगा इसलिए सभी खनिज अयस्क नहीं होता है लेकिन सभी अयस्क खनिज होता है। चलिए अच्छा मैग्नीज का निष्कर्षण पैरेलियोसाइट से। किसे? पैरेलियोसाइट से। पूछेगा मैग्नीज का निष्कर्षण किसे कहते हैं? पैरेलियोसाइट से। पैरेलियोसाइट से। पैरेलियोसाइट अयस्क होता है। चलिए मैग्नीज किसे निकालते हैं? पैरेलियोसाइट से। चलिए अब कुछ तत्व है उसका क्या है? अयस्क है। कुछ तत्व और उसका अयस्क एग्जाम में पूछा जाता है। इंपोर्टेंट है ध्यान रखना है सारा इंपोर्टेंट। सुनिए सोडियम पूछेगा सोडियम का क्या है? सुनिए सोडियम क्लोराइड होता है। सोडियम कार्बोनेट है ना। सोडियम नाइट्रेट सोडियम सल्फेट बोरेक्स। जिन सुनिए जो जिस यौगिक में सोडियम का फॉर्मूला लगा होता वो किसका यौगिक होगा? सोडियम होगा। सोडियम का ही अयस्क होगा। किसका होगा? सोडियम का अयस्क। चलिए अच्छा अब पोटेशियम क्लोराइड हो गया पोटेशियम कार्बोनेट हो गया पोटेशियम साइनेट हो गया है ना या पोटेशियम नाइट्रेट हो गया ये सब किसका है? किसका अयस्क है? पोटेशियम। किसका? पोटेशियम। अच्छा अब आता है मैग्नीशियम। याद रखना 3 को है मैग्नेसाइट डोलोमाइट और कार्नेलाइट। मैग्नेसाइट डोलोमाइट और कार्नेलाइट। मैग्नेसाइट डोलोमाइट और कार्नेलाइट। पूछेगा मैग्नीशियम कितना? 3 को अयस्क याद रखना मैग्नेसाइट डोलोमाइट और कार्नेलाइट। मैग्नेसाइट डोलोमाइट और कार्नेलाइट। मैग्नेसाइट डोलोमाइट और कार्नेलाइट। राहुल खोलो लाइव को ठीक है ना देखेंगे कमेंट आ रहा है। सुनो अच्छा मैग्नीशियम कितना है? 3। मैग्नेसाइट डोलोमाइट और कार्नेलाइट। मैग्नेसाइट डोलोमाइट और कार्नेलाइट। चलिए अच्छा मैग्नेसाइट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? MgCO3। मैग्नेसाइट फॉर्मूला MgCO3। पूछेगा मैग्नेसाइट का फॉर्मूला MgCO3। डोलोमाइट का MgCO3 विद CaCO3। MgCO3 विद CaCO3। पूछेगा डोलोमाइट का फॉर्मूला क्या होता है? MgCO3 विद CaCO3। MgCO3 विद CaCO3। चलिए कार्नेलाइट का KCl MgCl विद 6 वाटर। KCl MgCl प्लस 6 वाटर। KCl MgCl 6 वाटर। फोटो नहीं आ रहा है? चलिए ठीक है अच्छा ये हो गया ना कार्नेलाइट याद रह जाएगा। पूछेगा मैग्नीशियम का कितना अयस्क होता है? मैग्नीशियम का कितना अयस्क? पूछेगा मैग्नीशियम का कितना अयस्क होता है? 3। कितना? 3। कौन कौन होता है जानते हैं ना? मैग्नीशियम कितना अयस्क होता है? 3। कितना होता है? 3। चलिए सर एनी कैन नॉट वॉच। हाँ कौन है सर? प्लीज शो मी और फेस। अच्छा ठीक है यस सर यू लर्न दिस ऑन 1 डे। अच्छा कुंदन सर आल्सो लर्न दिस। ठीक है थैंक यू
सर मैं सायन हूँ। अच्छा सायन है, ठीक है चलो। स्टूडेंट लगता है ना। सर प्लीज़ रिप्लाई मी, क्या रिप्लाई देंगे बोलो बाबू। चलो ठीक है स्टूडेंट लो, सुनिए। अच्छा बताइए मैग्नीशियम कितना है इसका? 3 गो। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कार्नेलाइट। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट और कार्नेलाइट। अच्छा कैल्शियम कितना है? सुनिए कैल्शियम का सुनिए, पहला है कैल्शियम कार्बोनेट, दूसरा है जिप्सम, दूसरा क्या है? जिप्सम। तीसरा क्या है? फ्लोरस्पार। चौथा क्या है? फास्फोराइट, चौथा फास्फोराइट। चलिए जो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जानते हैं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या था? CaCO3। जिप्सम का CaSO4 विथ 2 वाटर, CaSO4 विथ 2 वाटर। चलिए अच्छा फ्लोरस्पार का क्या था? CaF2। पूछेगा फ्लोरस्पार का फॉर्मूला क्या था? CaF2। चलिए अब आता है एल्यूमिनियम। क्या आता है? एल्यूमिनियम। सुनिए एल्यूमिनियम क्या होता है? बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। क्रायोलाइट, बॉक्साइट और क्रायोलाइट। कोरंडम क्या होता है? कोरंडम। नीलम, डायस्पार, ये सब किसका है? एल्यूमिनियम। किसका? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का याद रहेगा, पहला आता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। फॉर्मूला जानते हैं? Al2O3 विथ 2 वाटर। बॉक्साइट फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3 विथ 2 वाटर। अच्छा दूसरा है क्रायोलाइट। क्या है? क्रायोलाइट Na3Alf6। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3Alf6। चलिए अब था कोरंडम। क्या था? कोरंडम या नीलम। Al2O3 होता है। क्या था? Al2O3। कोरंडम या नीलम क्या था? Al2O3। चलिए डायस्पोर क्या था? Al2O3। अब आता है कॉपर। क्या आता है? कॉपर। पूछेगा कॉपर का क्या क्या कौन कौन सा है इसका? बोलिए कॉपर का, बोलिए सुनिए। कॉपर का क्यूप्राइट है, एजुराइट है, मैलेकाइट है ना, कैल्कोसाइट है। ये सब किसका है? कॉपर का। किसका है? कॉपर का। अब इंपोर्टेंट आ रहा है, एक है, ये सब पूछा जाता है बहुत। पूछेगा टीन का यस कौन सा? कैसिटेराइट। कौन सा? कैसिटेराइट। टीन का यस कैसिटेराइट यानी SnO2। अच्छा अगला आता है शीशा। किसका था? शीशा। गैलेना। शीशा क्या था? गैलेना। क्या था? गैलेना फॉर्मूला PbS। गैलेना फॉर्मूला PbS। चलिए अगला आता सिल्वर। क्या था? सिल्वर का नेटिव सिल्वर क्या है? नेटिव सिल्वर या अर्जेंटाइट। नेटिव सिल्वर या अर्जेंटाइट। अच्छा दो है सिल्वर का, नेटिव सिल्वर और अर्जेंटाइट। चलिए अगला है जिंक। क्या? जिंक का जिंक ब्लेंड। क्या है? जिंक का जिंक ब्लेंड। ZnS या कैलामाइन, ZnCO3। कैलामाइन क्या होता है? ZnCO3। अच्छा अगला आता है जिंकाइट। क्या था? जिंकाइट। चलिए अब आता है मरकरी। क्या था? मरकरी क्या होता है? सिनेबार। क्या होता है? सिनेबार। HGS होता है। क्या होगा? HGS। अगला आता है मैंगनीज। क्या आता है? मैंगनीज। क्या आता है? मैंगनीज। चलिए मैंगनीज का आता है पेरिलियोसाइट। क्या आता है? पेरिलियोसाइट या मैग्नाइट। चलिए आप बता लोहा जानते हैं ना? हेमेटाइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, ऐसा होता है ना। सीडेराइट या कॉपर पायराइट। चलिए बेरियम को याद रखना हेबिस्पर। क्या था? हेबिस्पर या बेराइट्स। हेबिस्पर या बेराइट्स या विदराइट। अच्छा अगला आता है कैडमियम। क्या था? कैडमियम का क्या था? ग्रेनोकाइट। पूछा जाता है कैडमियम का क्या है? ग्रेनोकाइट। चलिए कैडमियम का याद हो गया ना? कैडमियम का ग्रेनोकाइट। चलिए अब आता क्रोमियम। क्या था? क्रोमियम का होता है क्रोमाइट। पूछेगा क्रोमियम का कौन सा है? क्रोमाइट। अच्छा आर्सेनिकल पायराइट। कोबाल्टाइट। अच्छा निकेल का निकिल ग्लांस। एंटीमनी का स्टिबनाइट। स्ट्रॉन्सियम का स्ट्रॉन्सिनाइट। सोना का कैल्वेराइट। और सिल्वेनाइट। ये दो किसका था? सोना क्या रखना? कैल्वेनाइट और सिल्वेनाइट। चलिए अब हम लोग सभी खनिज क्या होता है? सभी अयस्क खनिज होता है ना, जितना भी अयस्क है वो क्या होगा? खनिज होगा। लेकिन सभी खनिज अयस्क होगा? नहीं होगा। चलिए अब हम लोग कुछ गुण। आघातवर्धकता क्या होता है? मतलब उसको पीट के पतली चादर बना देना, वो क्या होता है? आघातवर्धकता। अच्छा चलिए सोना चांदी ये सब क्या होता है? इसमें तांबा में आघातवर्धकता का गुण पाया जाता है। चलिए अच्छा गोल्ड जो है क्या? सर्वाधिक आघातवर्धनीय है। पूछा जाएगा सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सा है? सोना। उसके बाद चांदी। चलिए इसका मतलब ये हुआ कि सबसे अधिक पतला हम किसको बना सकते हैं? सोना। उसके बाद चांदी को। चलिए अगला आता है तन्यता। क्या? तन्यता मतलब क्या हुआ? तार खींचना। क्या करना? तार खींचना। पतला तार खींचना, उसको क्या बोलेंगे? तन्यता। चलिए
सबसे अधिक तन्य धातु क्या था? सोना, उसके बाद चांदी, सोना के बाद चांदी। चलिए, सुघट, सुघटपन क्या होता है? मतलब उसको खींच लिए फिर वो अपना स्थिति में आ जाएगा, है ना, और उसको खींच लिए फिर वो अपना स्थिति में आ जाएगा, इसको प्लास्टिसिटी बोल सकते हैं। चलिए, हाँ, अच्छा, अब आता भंगुरता। क्या था? भंगुरता। भंगुरता मतलब क्या? हाथों से पीटने पर या टूट ठोकने पर क्या होगा? चूर चूर हो जाए, उसको क्या बोलेंगे? भंगुरता। क्या बोलेंगे? भंगुरता। चौथा आता कठोरता। क्या था? कठोरता। जिसको जिसके चाकू से काटा या खुरचा ना जा सके उसको क्या बोलेंगे? कठोरता। अच्छा, कठोरता के जो माप है ना, कठोरता का माप किसमें करते हैं? महो माप में। किसमें? महो स्केल में। पूछेगा, हाँ पूछेगा, कठोरता के माप किसमें करते हैं? महो स्केल में। किसमें? महो स्केल में। पूछेगा, बताइए, कठोरता के माप किसमें करते हैं? महो स्केल में। किसमें? महो स्केल में। कठोरता के माप महो स्केल में। कठोरता के माप महो स्केल में। चलिए, अच्छा, कठोरता की जो माप है ना, महो स्केल में करते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ क्या? हीरा। हीरा होता है ना, हीरा की जो कठोरता होती है 10 मोह। कितना होता? 10 मोह। पूछेगा, हीरा की कठोरता कितना मोह होता है? 10 मोह। कितना मोह? 10 मोह। चलिए, अब आता कुछ प्रमुख तत्व उसका खोज करता। 5 मिनट लगे, खत्म करते हैं इसको, है ना, अगला दिन फिर नया चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, कुछ प्रमुख तत्व उसको क्या खोज करता? बताइएगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की? सीले और प्रिस्टले। पूछेगा, ऑक्सीजन की खोज किसने की? सीले और प्रिस्टले। सीले और प्रिस्टले। अच्छा, फ्लोरीन की खोज हेनरी मोइसन। हेनरी मोइसन। फ्लोरीन की खोज हेनरी मोइसन। अच्छा, नियोन की खोज रैमजे। कौन? रैमजे। हाँ, सुनिए, जितना भी अक्रिय गैस है ना, रैमजे और मैकडोनाल्ड, रैमजे और मैकडोनाल्ड किया था। चलिए, सोडियम हेम्फ्री डेवी। सोडियम हेम्फ्री डेवी। मैग्नीशियम का भी डेवी। सोडियम या मैग्नीशियम पूछे कौन खोज गया? डेवी, हम्फ्री डेवी। चलिए, हाँ, एल्यूमिनियम मार्टिन, चार्ल्स मार्टिन। एल्यूमिनियम को खोज चार्ल्स मार्टिन। एल्यूमिनियम को खोज चार्ल्स मार्टिन। सिलिकॉन बर्जिलियस। सिलिकॉन बर्जिलियस। उत्प्रेरक की खोज बर्जिलियस। सिलिकॉन पूछे या उत्प्रेरक पूछे कौन खोज गया? बर्जिलियस। चलिए, फास्फोरस ब्रांड। फास्फोरस एच ब्रांड। फास्फोरस को खोज एच ब्रांड। अच्छा, सल्फर, ये प्रागैतिहासिक काल से ही आ रहा है ना, इसका खोज नहीं दिया हुआ। चलिए, क्लोरीन, सीले। क्लोरीन का सीले। क्लोरीन का सीले। जितना भी अक्रिय गैस है, रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन है? रैमजे और मैकडोनाल्ड, दो को ध्यान रखना है, रैमजे और मैकडोनाल्ड। चलिए, अच्छा, पोटेशियम पूछेगा डेवी। पोटेशियम डेवी। पोटेशियम पूछे, कैल्शियम पूछे, मैग्नीशियम पूछे, कौन क्या? डेवी। चलिए, एस्केंडियम नीलसन। कौन? नीलसन। अच्छा, अब मैंगनीज। मैंगनीज का था जे जी जॉन। मैंगनीज का जे जी जॉन। आयरन, आयरन के का भी खोज प्रागैतिहासिक काल में होता ना, इसीलिए इसका वैज्ञानिक नहीं है, ठीक है ना। कोबाल्ट का बैंड। कोबाल्ट का बैंड। अच्छा, कॉपर भी प्रागैतिहासिक काल है ना, ये सब धातु पुराने काल से यूज हो रहा है ना। चलिए, अच्छा, अगला आता है आर्सेनिक। अल्बर्ट मैग्नस। अल्बर्ट मैग्नस। आर्सेनिक खोज अल्बर्ट मैग्नस। पूछो, आर्सेनिक खोज अल्बर्ट मैग्नस। 3 आदमी दिख रहा है। आर्सेनिक खोज कौन? अल्बर्ट मैग्नस। आर्सेनिक खोज अल्बर्ट मैग्नस। चलिए, क्रिप्टन की खोज वही रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा, अक्रिय गैस है। अच्छा, बेरियम एच डेवी। बेरियम का एच डेवी। बेरियम का एच डेवी। अच्छा, एंटीमनी भी बहुत पहले से आ रहा है ना। अच्छा, अब आइए, नाइट्रोजन रदरफोर्ड। नाइट्रोजन रदरफोर्ड। नाइट्रोजन का खोज रदरफोर्ड। कार्बन का भी कोई खोज नहीं किया, इसका खोज अल्केमिस्ट किया था, कीमियागर। कौन किया था? कीमियागर। समझे था ना, 9th क्लास में पढ़े थे एनसीईआरटी में। कीमियागर कुछ प्रतीक था, जो तत्व कीमियागर खोजा था उसका प्रतीक है ना, वो दिया था ना उस समय में। चलिए, इसलिए कार्बन हो गया, लोहा हो गया, सब सल्फर हो गया, सब खोज कौन कहते हैं? अल्केमिस्ट लोग, कीमियागर जो था, प्राचीन लोग। अच्छा, बोरॉन की खोज गेलुसाक। बोरॉन गेलुसाक। अच्छा, लिथियम जे अफ्रेडसन। हीलियम लोकेयर। हीलियम लोकेयर। हाइड्रोजन का कैवेंडिश। हाइड्रोजन का कैवेंडिश। हाइड्रोजन का कैवेंडिश। हीलियम लोकेयर। हाइड्रोजन का कैवेंडिश, हीलियम का लोकेयर। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश, हीलियम का लोकेयर। चलिए, हाँ, अच्छा, अब आता थोरियम। थोरियम की खोज बर्जिलियस। 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 चलिए, अच्छा, आप बताना, लेड। लेड भी पुराने जमाने से आ रहा है, ठीक है ना, लेड। चलिए, इतना ही तत्व था, इसका खोज इंपोर्टेंट यही से पूछा था। हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, है ना। चलिए, यह हो गया। इस प्रकार जो है साथियों, हम लोग का जो केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर था? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इन तत्वों का जो आवर्ती वर्गीकरण है वो वाला चैप्टर समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया, है ना। कहाँ? हाँ, फिजिक्स में मैग्नेट पढ़े थे। चलिए, फिजिक्स में मैग्नेट। केमिस्ट्री में क्या पढ़े? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण जो चैप्टर समाप्त हो गया। कल सबको क्या करना? पढ़ के आना, फिर इसका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना। चलिए, फिर इसका क्वेश्चन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी, है ना। अच्छा, बायोलॉजी उसमें खत्म हो गया था ना। अच्छा, कल वाला समाप्त नहीं हुआ था। चलिए, हाँ, जी, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम ना समाप्त, उसी को देख लेते हैं आज। चलिए, अच्छा, बायोलॉजी में हम लोग
क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल कितने पढ़े थे? अच्छा, हम लोग सुनिए, हम लोग जो है पहला प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एक्सकेलेमिन्थेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, ये सब पढ़ लिए थे ना। अच्छा, ये बताइएगा जंतु का सबसे बड़ा जगत कौन सा है? ऑर्थोपोडा। कौन सा? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जगत क्या सबसे बड़ा है ना। चलिए, अच्छा बताइएगा जो केचुआ किस संघ में आता है? एनालिडा। किस में आता है? एनालिडा। पूछेगा, हाँ, जॉग पूछे, केचुआ पूछे, नेरिस किस में आता है? एनालिडा। किस में आता है? एनालिडा। अच्छा, ये बताइए जितना भी एक कोशिकीय जीव है किस में आएगा? प्रोटोजोआ में। किस में आएगा? प्रोटोजोआ में। अच्छा बताइए, हाइड्रा और जेलीफिश, हाइड्रा और जेलीफिश, जेलीफिश मूंगा होगा, एनीमोन होगा, किस में आएगा? सिलेंट्रेटम। किस में आएगा? सिलेंट्रेट। किस में आएगा? सिलेंट्रेटम। चलिए, अच्छा बताइएगा प्लेनेरिया। कौन सा? प्लेनेरिया, जिसमें पुनर्जन्म का गुण पाया जाता है ना। प्लेनेरिया लीवर फ्लूक हो गया या फीता कर्मी, किस में आएगा? प्लेटिहेलमिन्थेस। किस में आएगा? प्लेटिहेलमिन्थेस। चलिए, ये हो गया ना। अब हम लोग पढ़ते हैं मोलस्का। किसे पढ़ते हैं? मोलस्का से। सुनिए, मोलस्का का मुख्य लक्षण पहले देखना। सुनिए, मोलस्का का जो मुख्य लक्षण है, खिड़की लगा दिया, आवाज आ रहा है। शरीर 3 भागों में होता है। कितना भागों में? 3। मोलस्का का जो शरीर है कितने भागों में? 3 भागों में। मोलस्का संघ का जो भी जीव होगा उसको कितने भागों में बटा होगा? 3 भागों में। पूछा जाएगा, बताइए मोलस्का संघ का जो जीव होगा उसका शरीर कितने भागों में? 3 भागों में बटा। कितने भागों में? 3 भागों में। चलिए, अच्छा, इसमें श्वसन गिल्स के, श्वसन क्या आता? गिल्स। श्वसन के लिए गिल्स या टिनिडिया, गिल्स या टिनिडिया द्वारा। पूछेगा मोलस्का में श्वसन किसके द्वारा? गिल्स या टिनिडिया द्वारा। गिल्स या टिनिडिया द्वारा। पूछा जाएगा मोलस्का में श्वसन किसके द्वारा होता है? गिल्स या टिनिडिया द्वारा। चलिए, होता है ना। अच्छा, इसमें कवच सफेद उपस्थित होता है। कवच क्या होता है? सफेद उपस्थित होता है। अच्छा, आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है। पूछेगा क्या मोलस्का में आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है? हाँ, होता है। इसी से हम लोग आज एक सेट में क्वेश्चन पूछ दिया था, गलती हो गया है ना। वो पढ़ा वही मोलस्का से रिलेटेड था, तो हम पढ़े नहीं थे तो गलती हो गया। मोलस्का की विशेषता पूछ दिया था, इनमें से कौन सी मोलस्का की विशेषता है ना। चलिए, अगला आता है मोलस्का का जो रक्त होता है क्या होता है? रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन। पूछेगा मोलस्का का जो ब्लड होता है कैसा? रंगहीन। क्या होता है? रंगहीन। मोलस्का का ब्लड कैसा होता है? रंगहीन। मोलस्का का ब्लड कैसा होता है? रंगहीन होता है। चलिए, उत्सर्जन वृक्क के द्वारा, उसको वृक्क के द्वारा। पूछेगा उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? वृक्क के द्वारा। मोलस्का क्या कहता है? सुनिए, घोंघा आता है, सीपी आता है, ठीक है ना। सीपी जिसको कटल फिश बोलते हैं, ऑक्टोपस आता है जिसको डेविल फिश बोलते हैं, है ना। डोरिस आता है जिसको समुद्री नींबू बोलते हैं, पायला आता है, एप्पल, स्नेल, एप्लिसिया, ये सब किसमें आता है? मोलस्का में। किसमें आता है? मोलस्का में। चलिए, अब आता है कार्डेटा। क्या आता है? कार्डेटा। कार्डेटा का प्रमुख लक्षण देखिए, कार्डेटा इसमें नोटोकॉर्ड क्या आता है? नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, यानी इसमें जो रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं कार्डेटा, क्या पढ़ रहे हैं? कार्डेटा। यहाँ से जितना भी जीव पढ़ेंगे ना सब में क्या होगा? रीढ़ की हड्डी पाया जाएगा। पहला इसी में आता है कार्डेटा। क्या आता है? कार्डेटा। कार्डेटा में नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, रीढ़ की हड्डी उपस्थित होता है। चलिए, इसमें क्लोम छिद्र अवश्य पाया जाता है। इसमें क्या पता? क्लोम छिद्र पाया जाता है। चलिए, इसमें नलदार तंत्रिका रज्जु, इसमें तंत्रिका रज्जु भी पाया जाता है। कार्डेटा का में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग। कितना? 13। कार्डेटा कितने वर्ग में बांटा है? 13। पूछा जाएगा, बताइए कार्डेटा को कितने वर्ग में बांटा है? 13। कितने वर्ग में? 13। संघ कार्डेटा में जो है पहला वर्ग है मत्स्य वर्ग। पहला क्या है? मत्स्य, जिसको पीसेस बोलते हैं, पीसेस बोलते हैं ना। जो कार्डेटा होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी से पाया जाता है उसको कितने वर्ग में बांटा गया? 13 वर्ग। कितने वर्ग में? 13। याद हो गया ना। कार्डेटा में क्या था? उसमें नोटोकॉर्ड होता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उसमें क्लोम छिद्र पाया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें तंत्रिका रज्जु पाया जाता है, जो तंत्रिका रज्जु वो पाया जाता है। चलिए, अगला आता है उस कार्डेटा में पहला क्या आता है? मत्स्य। क्या आता है? मत्स्य। इंग्लिश में पीसेस। इंग्लिश में पीसेस। चलिए, इसको पढ़ते हैं। ये असमतापी क्या आता है? असमतापी, यानी इसका जो ब्लड होता है, यानी ये जो मछली होता है, मछली ये कैसा आता है? असमतापी जंतु। कैसा जंतु? असमतापी। चलिए, इनका हृदय द्विवेशमी है। कितना? द्विवेशमी। पूछेगा जो भी मछली होता है मत्स्य वर्ग, उसका जो चेंबर होता है हार्ट कितने बार? 2। कितना चेंबर? 2 चेंबर। आज पूछा गया था मछली का हृदय में कितना चेंबर? 2 चेंबर। 2 क्वेश्चन आया था, संघ से 2 क्वेश्चन आया था। मछली हृदय में कितना चेंबर? 2 चेंबर। चलिए, केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसका जो हृदय है कितना? द्विवेशमी। कितना? द्विवेशमी, यानी डबल चेंबर। कितना? 2 चेंबर। पूछेगा मछली के हार्ट में कितना चेंबर? 2 चेंबर। मछली के हार्ट में 2 चेंबर। कितना चेंबर? 2 चेंबर। मछली के हार्ट में कितना चेंबर? 2 चेंबर। चलिए, मछली जो क्या करता है? अशुद्ध रक्त। कौन सा रक्त? अशुद्ध रक्त। जो मछली होता है कैसा रक्त? अशुद्ध रक्त को पंप करता है। चलिए, इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम यानी गिल्स पाया जाता है। क्या होता है? गिल्स। अच्छा, मछली जो सांस किसके द्वारा? गिल्स के द्वारा लेता है ना। पूछा जाता है कि मछली श्वास किसके द्वारा लेता है? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स, यानी फेफड़ा द्वारा। गिल्स यानी फेफड़ा द्वारा। चलिए, क्लोम इसको बोलते हैं। चलिए, ये जो मछली है वो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन लेता है। क्या होता है? ऑक्सीजन, है ना, यानी बीओडी।
बीओडी बोलते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन। है ना। चलिए, जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है। अच्छा, कुछ मछलियों में कंकाल उपस्थित होता है, कुछ मछलियों में जो कार्टिलेज होता है क्या होता है, पाया जाता है, यानी उसमें हड्डी नहीं होती, यानी उसमें हड्डी नहीं होती है। अच्छा, कुछ मछलियों में कुछ मछलियों में कंकाल कार्टिलेज का किसका, उपस्थित का। हाँ, कुछ मछली में जो कंकाल होता है वो उपास्थिक बना होता है, यानी उसका हड्डी मुलायम होता है, क्या होता है, मुलायम। अच्छा, यानी उसमें हड्डी नहीं होती, उसमें हड्डी नहीं होता, उपास्थि होता है, मुलायम वाला होता है। चलिए, हाँ, जैसे कान बना हुआ। अच्छा, शार्क हो गया, स्कोलियोडन हो गया, है ना, इस समय क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है, उसमें हड्डी नहीं होता। अब देखिए, मछली में आता है रेहू, कतला, समुद्री घोड़ा, इसमें क्या है, ये क्या है, मछली है, इसमें क्या है, मछली है। सुनिए, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग में आने वाले कीट भक्षी मछली कौन सा, गेम्बूसिया, कौन सा, गेम्बूसिया। गेम्बूसिया ऐसा मछली है जो कि मच्छरों को खा लेता है ना। हाँ, गेम्बूसिया ऐसा मछली है जो मच्छरों पर क्या करता है, खा लेता है। इसलिए ना मच्छरों पर नियंत्रण के लिए कौन सा मछली यूज करते हैं, गेम्बूसिया, कौन सा, गेम्बूसिया। गेम्बूसिया क्या, कीट भक्षी मछली, कौन सा, कीट भक्षी। ये ऐसा मछली है जो कि कीटों को भी खा लेता है ना। गेम्बूसिया मछली कीटों को भी खा लेता है ना। पूछेगा ऐसा कौन सा मछली है जो कीटों खाता है, गेम्बूसिया, कौन सा, गेम्बूसिया। गेम्बूसिया ऐसा मछली जो कीटों को भी खा लेता है। चलिए, अगला आता है एम्फीबिया, क्या आता है, एम्फीबिया, जिसको एम्फीबिया वर्ग बोलते हैं, क्या होता है, एम्फीबिया, यानी उभयचर। एम्फीबिया मतलब क्या होता है, उभयचर। एम्फीबिया में उभयचर। अच्छा, उभयचर क्या होता है, जल और थल दोनों, जो मिट्टी में भी रहे और पानी में भी रहे, जमीन पे भी रहे और पानी में भी रहे, उसको क्या बोलेंगे, उभयचर। चलिए, अच्छा, ये प्राणी उभयचर होते हैं, ये असमतापी होता है, क्या था, असमतापी। चलिए, श्वसन कुलोमों द्वारा, श्वसन जो होता है कुलोम द्वारा त्वचा और फेफड़ा, जो एम्फीबिया वर्ग का जीव होता है, यानी जो क्या होता है, उभयचर होता है, उसमें तीनों तरह सांस, कुलोम द्वारा भी लेगा, त्वचा द्वारा भी लेगा और फेफड़ा द्वारा भी लेगा, है ना, तीनों द्वारा। जब वो मिट्टी के नीचे रहेगा किसके द्वारा, त्वचा द्वारा लेगा। जब पानी में रहेगा गलफड़ा द्वारा लेगा, है ना। जब बाहर रहेगा जमीन में वो किसको, फेफड़ा द्वारा लेगा, है ना। चलिए, ये एम्फीबिया हो गया ना। चलिए, जो एम्फीबिया वर्ग का जीव होता है उसका हृदय 3 वेस, कितना वेस, 3 वेस। पूछेगा एम्फीबिया का हार्ट कितना चेंबर, 3 चेंबर, कितना चेंबर, 3 चेंबर। एम्फीबिया ग्रुप का कितना चेंबर, 3 चेंबर। हाँ, 2 आलिंद और 1 नीले। एम्फीबिया ग्रुप में जो भी आएगा कितना चेंबर, 3 चेंबर, 2 आलिंद और 1 नीले होता है। चलिए, मेढक की टटराहट वास्तव में मैथुन के लिए पुकार देते, किसके लिए, मैथुन के लिए। मेढक की जो टटराहट होती है किसके लिए, मैथुन, है ना। चलिए, हाँ, ध्यान रखना है, मेढक जो टटराहट करता है किसके लिए, मैथुन क्रिया के लिए। चलिए, पूछेगा बताइए एम्फीबिया वर्ग का जो जीव होता है उसका हार्ट कितने चेंबर का था, 3 चेंबर, लेकिन पीसेस का 2 चेंबर, पीसेस का 2 चेंबर। दोनों क्या आता, असमतापी, क्या आता, असमतापी, कैसा असमतापी। चलिए, अच्छा, अब आता सरीसृप, क्या आता, असरीसृप। रेप्टाइल्स, क्या आता, रेप्टाइल्स, जो कि रेंग के चलने, कैसे बोला, रेंगने वाला, कैसे बोला, रेंगने वाला, ऐसे रेंग चलने वाला। चलिए, ये वास्तविक जलीय कशेरुकी जंतु है, ये भी असमतापी, कैसा है, असमतापी। अच्छा, 2 जोड़ी पाद होता है, कितना जोड़ी, 2 जोड़ी पैर होता है, कंकाल पूर्ण तो अस्थिल होता है ना। श्वसन फेफड़े, श्वसन किसके द्वारा, फेफड़े द्वारा। पूछेगा सरीसृप में श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़े द्वारा। अच्छा, इनका जो अंडा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, किसे, अच्छा, हाँ, इनका जो अंडा होता है, अंडे का जो कवर होता है किसका बना था, कैल्शियम कार्बोनेट का। पूछेगा, हाँ, नॉर्मली अंडा किसका बना था, कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का जो कवर होता है किसका बना, कैल्शियम कार्बोनेट का। चलिए, अच्छा, ढके रहता है। हृदय समानता त्रिकक्ष, हृदय कितना कक्ष है, त्रिकक्ष है। इसका जो हार्ट होता है 3 लेयर, कितना लेयर का, 3 लेयर का होता है। चलिए, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्ष है, लेकिन मगरमच्छ का हृदय 4 कक्ष है। हाँ, मगरमच्छ और घड़ियाल कितना होता है, 4 कक्ष है। ध्यान रखना है, मगरमच्छ और घड़ियाल का हृदय कितना, 4 कक्ष है। जितना भी रेप्टाइल 3 कक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल 4 कक्षीय होता है। चलिए, उदाहरण छिपकली हो गया, सांप हो गया, है ना, कछुआ हो गया, ये सब किस में आता है, सरीसृप, किस में आता है, सरीसृप में। चलिए, मीसोजोइक युग का रेप्टाइल, अच्छा, मीसोजोइक युग को रेप्टाइल युग भी कहते हैं। मीसोजोइक युग कौन सा युग कहते हैं, रेप्टाइल युग। पूछेगा मीसोजोइक युग को कौन सा युग कहते हैं, रेप्टाइल युग। कौन सा युग, रेप्टाइल युग पूछा जाता है, बताइए मीसोजोइक युग को कौन सा युग कहते हैं, रेप्टाइल युग कहा जाता है। चलिए, ठीक है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज है, कौन था, नागराज, यानी किंग कोबरा है। हाँ, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्न सर्प है, क्या है, अन्न सर्प, यानी किंग कोबरा जो है किसको खाता है, दूसरे सर्प को खाता है। अच्छा, हिलोडर्मा विश्व का एकमात्र जहरीली सांप है ना। हाँ, हिलोडर्मा विश्व का एकमात्र जहरीली छिपकली है ना। हिलोडर्मा जो क्या है, विश्व की जहरीली छिपकली है। पूछेगा हिलोडर्मा क्या, विश्व की जहरीली छिपकली है। अच्छा, समुद्री सांप जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, समुद्री सांप जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफिश। संसार का सबसे जहरीला सांप है, कौन सा, हाइड्रोफिश। पूछेगा
संसार का सबसे जहरीला सांप कौन सा? हाइड्रोफिश। कौन सा? हाइड्रोफिश। अच्छा, मोबुइया, 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 मोबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है ना। इसका प्रचलित नाम क्या है? स्किंक। क्या है? स्किंक। अच्छा, सांपों के 20 ग्रंथियां स्तनधारियों के वसा तेल ग्रंथियों के सदृश होता है। सांपों की जो 20 ग्रंथियां होती क्या होती है? स्तनधारियों के वसा और तेल ग्रंथियों के समान होता है। चलिए, अब आता है एप्स। क्या आता है? एप्स यानी पक्षी वर्ग। कौन सा वर्ग? पक्षी वर्ग। कौन सा वर्ग? पक्षी वर्ग। चलिए पढ़ते हैं। इसका अलग अलग पाद उड़ने के लिए होता है ना। इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों के रूप में रूपांतरित होता है। उसका जो अगला पैर होता है किसके रूप में? पंख के रूप में रूपांतरित हो जाता है। चलिए, इसका हृदय 4 बेस में। कितना? 4। जो पक्षी होता है यानी एप्स जो होता है कितना वर्ग? 4 का। हृदय कितना? चेंबर। 4 चेंबर होता है। 2 आलिंद व 2 निलय। 2 आलिंद व 2 निलय होता है। अच्छा, ये समतापी होता है। क्या होता है? समतापी। इनका श्वसन अंग फेफड़ा होता है। क्या होता है? फेफड़ा। पूछेगा पक्षी का श्वसन अंग कौन सा है? फेफड़ा। पक्षी का श्वसन अंग फेफड़ा। हृदय कितना चेंबर? 4 चेंबर। कितना चेंबर? 4 चेंबर। मूत्राशय अनुपस्थित होता है। इसमें मूत्राशय नहीं होता। होता है? नहीं होता है। चलिए, अच्छा, शब्दिनी। शब्दिनी सिरिंग्स पक्षी में वाक यंत्र होता है ना। शब्दिनी पक्षी में क्या होता है? वाक यंत्र होता है। अच्छा, हाँ, सरिंग्स पाया जाता है। हाँ, चलिए उदाहरण सुनिए। मनुष्य में लेरिंग्स होता है ना, पक्षी में सरिंग्स होता है। हाँ, चलिए, कौवा हो गया, मोर हो गया, चिड़िया, तोता, ये सब क्या है? पक्षी है। चलिए, तीव्रतम पक्षी कौन सा है? सबसे तीव्रतम पक्षी अबाबिल है। कौन सा? अबाबिल। पूछेगा सबसे तीव्रतम पक्षी कौन सा है? अबाबिल। सबसे तीव्रतम पक्षी अबाबिल। सबसे तीव्रतम पक्षी कौन सा है? अबाबिल है। चलिए, अच्छा, उड़ ना सकने वाले पक्षी कौन सा? कीवी। कौन सा? कीवी। ना उड़ने वाले पक्षी कीवी और एमू है। और सबसे सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। चलिए, सबसे छोटा पक्षी शुतुरमुर्ग अलग होता है। नहीं, कीवी अलग होता है। सुनिए, शुतुरमुर्ग के बाद कीवी आता है। ठीक है, सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग हाँ, के बाद कीवी आता है। सुनिए, कीवी होता है जो खाली इसमें पूरा बाल होता है। सुनिए, इतना बड़ा बाल होता है। कीवी जो पक्षी होता है ना वो उड़ नहीं सकता है ना। कीवी और जो एमू होता है उड़ नहीं सकता है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। अच्छा, सबसे छोटा हमिंग बर्ड। सबसे छोटा हमिंग बर्ड। चलिए, और ये उल्टा भी उड़ता है। हाँ, हमिंग बर्ड उल्टा होता है। ठीक है, ऐसा पक्षी उल्टा उड़ने पक्षी कौन सा? हमिंग बर्ड। ऐसे ऐसे करके उड़ता है ना। चलिए, आर्कियोप्टेरिस जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच की योजना कड़ी है। अच्छा, पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाया था। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। पूछेगा पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाया था? अंटार्कटिका में। कहाँ पाया था? अंटार्कटिका में। पूछा जाएगा पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाया था? अंटार्कटिका में। अच्छा, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? अलीपुर। कौन सा है? अलीपुर। कहाँ है? कोलकाता में। कौन सा है? कोलकाता में। विश्व का सबसे बड़ा पूछेगा क्रूजल नेशनल पार्क। कौन सा? क्रूजल नेशनल पार्क। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? अलीपुर। कहाँ है? कोलकाता में। हाँ, विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछेगा क्रूजल नेशनल पार्क। कौन सा? क्रूजल नेशनल पार्क। पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजल नेशनल पार्क कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए, अब आता है स्तनधारी। क्या आता है? स्तनधारी। क्या आता है? स्तनधारी, जिसमें हम लोग आते हैं मैमल्स। चलिए, त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां। त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां और तेल ग्रंथियां पाई जाती है। अच्छा, ये जंतु उच्चतापी एवं नियततापी, उच्चतापी और नियततापी होता है। इनका हृदय 4 बेस में, हृदय 4 बेस में होता है। इसमें दांत जीवन में 2 बार, कितने बार? 2 बार निकलता है ना। अच्छा, बताइए इस प्रकार मनुष्य में टोटल कितना दांत निकलता है? 52 दांत निकलता है। चलिए, 32 52 होता है। इसीलिए इसको द्विबार दंत क्या बोलते हैं? द्विबार दंत। इंग्लिश में डायफैकोडोंट। चलिए, इसमें लाल रुधिर नाम केंद्रक नहीं होता है ना। इनके लाल रुधिर का नाम केंद्रक होता है? नहीं होता है। ऊंट और लामा, केवल ऊंट और लामा का केंद्रक क्या होता है? आरबीसी में केंद्रक होता है। बाकी किसी भी आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ऊंट और लामा कहीं आरबीसी में केंद्रक होता है, बाकी किसी में केंद्रक होता है? नहीं होता है। चलिए, बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। जो पिन्ना होता है वो मनुष्य में उपस्थित नहीं। जो स्तनधारी होता है, जो स्तनधारी उसमें क्या होता है? बाह्य कर्ण है ना, पिल्ला जिसको बोलते हैं, पिन्ना पाया जाता है ना। चलिए, स्तनधारी को फिर कितने वर्ग? 3 वर्ग। कितने वर्ग? 3 वर्ग होता है। एक होता है प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया और यूथेरिया। सुनिए, प्रोटोथेरिया वो होता है जो अंडा देता है। क्या था? अंडा। अंडा देने क्या बोलेंगे? प्रोटोथेरिया, या इंग्लिश में अंडज। इंग्लिश में अंडज। जैसे देखिए, हाँ, क्या आता है? एकिडना हो गया, प्लेटिपस हो गया। अच्छा, अगला आता है मेटाथेरिया। क्या आता है? मेटाथेरिया, जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देती है ना। हाँ, और मार्सुपियल नामक थैली में जो अपने बच्चा को क्या करता है? विकसित करता है ना। कौन सा थैली? मार्सुपियल थैली। जैसे हो गया कंगारू। कंगारू कैसे बच्चे को जन्म देते हैं? अपरिपक्व। और वो बच्चे का जो विकास है फिर पूरा परिपक्व काम करता है मार्सुपियल थैला में। चलिए, अब आता है यूथेरिया। क्या आता है? यूथेरिया। यूथेरिया मनुष्य आता है ना, जो क्या होता है? बच्चे को परिपक्व जन्म देता है, यानी शिशु को जन्म देता है। पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देता है, उसको क्या बोलेंगे? यूथेरिया। क्या बोलेंगे? यूथेरिया। जैसे मनुष्य हो गया। अच्छा,
स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी होता है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका था? बकरी है। कितना होता? 39 डिग्री सेल्सियस। कितना होता? 39 डिग्री सेल्सियस। चलिए, अच्छा मनुष्य का कितना होता है सर? 32 32 का तो नहीं है पता, कितना टाइम हुआ? 32 से 35। हाँ अच्छा, अब खत्म। सुनिए, अगला आता है डक विल्ड या प्लेटिपस। एकमात्र विषैली क्या है? स्तनधारी है। डक विल्ड या प्लेटिपस। डक विल्ड या प्लेटिपस एकमात्र विषैली स्तनधारी का है, विषैली स्तनधारी है। चलिए, समुद्री व्हेल में लिम्स पाया था। क्या पाया? लिम्स। जो समुद्री व्हेल है उसमें क्या पाया था? लिम्स। क्या पाया था? लिम्स। अच्छा, और फ्लिपर। अच्छा, समुद्री व्हेल में लिम्स और फ्लिपर दोनों क्या होता? अलग अलग होता। क्या होता? अलग अलग। समुद्री जो व्हेल होता है ना उसमें लिम्स और फ्लिपर्स दोनों क्या होता है? अलग अलग। दोनों क्या होता है? अलग अलग। लिम्स और फ्लिपर क्या होता है? अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग। चलिए, ये हो गया। इस प्रकार जो है ना हम लोगों का प्राणी जगत का वर्गीकरण यानी जंतु जगत का जो वर्गीकरण क्या हो गया? समाप्त हो गया है ना। अब हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, है ना। हिस्ट्री के बाद टाइम बचेगा ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। चलिए, हिस्ट्री में हम लोग का कल क्या चल रहा था? सुंकन सातवाहन से हो गया था ना। अच्छा अच्छा, क्या लिखा? कोशिका भित्ति पौधों में क्यों ही पाई जाती है? अच्छा, पौधे को सुरक्षा देने के लिए, समझ गए ना, पौधे को सुरक्षा देने के लिए उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है ना, बाहर में, है ना। सुनिए, ये जो कोशिका भित्ता, सुनिए अब बताते हैं आपको। ये जो कोशिका भित्ति होता है, सुनिए, ये जो कोशिका भित्ति होता है केवल प्लांट सेल में पाया था। और कोशिका भित्ति जो है प्लांट सेल में किसका बना था? सेल्यूलोज। किसका बना था? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या होता है बोलिए तो? एक कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है ना। सेल्यूलोज क्या होता है? जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है ना। सेल्यूलोज जो है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कैसा है? कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है ना। कौन है? राहुल राघव जी। चलिए, ठीक है, राहुल राघव कौन है जी? मतलब वही, मतलब कठोर। ठीक है, चलिए। हाँ, उसके या तो बॉडी को हार्ड बना रखता है, उसको रिजिडिटी प्रदान करता है ना, जिसके प्लांट कारण क्या हो? प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, प्लांट, है ना। प्लांट को क्या हो? फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, यानी उसको हार्ड बना रखता है, रिजिड बना रखता है, कठोर बना रखता है, यानी सुरक्षा प्रदान कर लेंगे। चलिए, अगला बोलिए। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? वो राहुल ठाकुर बरमसिया वाला राहुल होगा हमको लगता है ना। हमको जानता है लड़का ना। चलिए, अच्छा, कल हम लोग ब्राह्मण सुनिए, कल हम लोग हिस्ट्री में ब्राह्मण साम्राज्य में सुंगकन और सातवाहनी से पढ़ लिए थे ना। अच्छा बताइएगा, सुंग वंश का स्थापना किसने किया? किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग जो है अपनी राजधानी किसको बनाया था? विदिशा। किसको? विदिशा को। अच्छा बताइएगा, अच्छा, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में कौन रहता था? पतंजलि। कौन? पतंजलि। चलिए, अच्छा बताइएगा कि मीनांडर को कौन हराया था? पुष्यमित्र शुंग। मीनांडर कहाँ का था बोलिए तो? कहाँ का था? यूनानी। कहाँ का था? यूनानी। यूनानी या ईरानी? यूनानी या ईरानी था। चलिए, अच्छा, भरहुत स्तूप का निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने। अच्छा, ये बताइए, अच्छा, कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा था। कौन था? सुशर्मा। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम संस्थापक सुशर्मा। अच्छा, चलिए, अब आता है सातवाहन। सातवाहन का राजधानी क्या था? प्रतिष्ठान था। प्रतिष्ठान कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। अच्छा, चलिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। अच्छा, हाल और गुनाड। हाल और गुनाड क्या था? सातवाहन वंश में दूगो क्या था? साहित्यकार था ना। जब हाल गाथा सप्तशती लिखा था, पूछेगा गाथा सप्तशती लेखक कौन है? हाल। कौन है? हाल। पूछेगा गाथा सप्तशती लेखक कौन है? हाल। और उसके बाद देखिए, बृहद कथा का लेखक कौन है? गुनाड। कौन है? गुनाड। पूछा जाता है ना कि बृहद कथा का लेखक कौन है? गुनाड। और गाथा सप्तशती लेखक हाल। चलिए, इस प्रकार जो है हम लोगों का ये वाला टॉपिक हो गया था ना। अच्छा, ये बताइएगा, चेदी जो राजवंश है वो कहाँ पड़ता है? नहीं, उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। चलिए, ये बताइएगा। हाँ, अच्छा, ये बताइएगा, ये जो अजंता और एलोरा जो का जो गुफा है वो किस शैली में बना था? अमरावती शैली। कौन सी शैली? अमरावती शैली में। कल बताए थे ना कि जो अजंता और एलोरा की जो गुफा है, अजंता और एलोरा, अजंता और एलोरा, जो अजंता और एलोरा की गुफा किस शैली में बना हुआ है? अमरावती शैली। कौन शैली? अमरावती शैली में। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना भारत के यवन राज। कौन सा राज? यवन राज। मतलब इंडो ग्रीक का जो आक्रमण हुआ था इंडिया पे, इंडो ग्रीक जो हिंद यूनानी लोग जो आक्रमण किया था उनके बारे में पढ़ते हैं। इसका क्रम क्या है? ISPK। याद रखा था? ISPK पहले था। ये लोग, ये हम लोग, ये देसी आक्रमण था ना। प्राचीन काल में विदेशी आक्रमण, देशी आक्रमण दोनों हुआ। हम लोग जो पहले ब्राह्मण साम्राज्य 5 को पढ़े थे ना,
सुंग, कर्ण, सातवाहन और चेदी, इसे पढ़े ना। ये देशी आक्रमण, देशी था, देशी साम्राज्य था। हम लोग क्या पढ़े, विदेशी, जो विदेशी लोग आक्रमण किया था। इसमें क्या कहता है, ISPK, इंडो ग्रीक शक और पहलव, उसके बाद कुषाण। चलिए पहला आता है भारत पर आक्रमण करने वाला विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम सुनिए। पहला हिंद यूनानी, तब शक, तब पहलव और कुषाण। क्या को था, 4 को, कितना 4 को। इंडो ग्रीक 1 हो गया, शक दूसरा, पहलव तीसरा और कुषाण चौथा हो गया। चलिए सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल सम्राट, इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बना रखा है ना। अच्छा, एंटियोकस दूसरे के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उनके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए ना। एंटियोकस जो विद्रोह किया उसके कारण क्या होगा, अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गया है ना, स्वतंत्र हो गया। चलिए पहले हम लोग हिंद यूनानी के बारे में पढ़ते हैं। चलिए सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य का इसके उत्तराधिकारी कौन बना, एंटियोकस। कौन बना, एंटियोकस। जो पश्चिमी एशिया में जो विशाल साम्राज्य था उसका उत्तराधिकारी कौन बना, एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय ने के शासनकाल में विद्रोह का फलस्वरूप अनेक प्रांत में, एंटियोकस द्वितीय के टाइम में क्या हुआ, विद्रोह करके छोटा छोटा प्रांत क्या आपस में स्वतंत्र हो गया। चलिए अच्छा, बैक्ट्रिया के विद्रोह के नेतृत्व में डियोडोट्स प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व कौन, डियोडोट्स प्रथम। बैक्ट्रिया के डियोडोट्स प्रथम के साथ इन राजाओं के ने क्रमशः शासन किया। डियोडोट्स द्वितीय, अच्छा यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर है ना, एंटी ऑल्किडस, हर्मिक्स, ये सब क्या था, वहाँ का शासक था बैक्ट्रिया, ये सब। चलिए बैक्ट्रिया के अच्छा, भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। किसने किया, डेमेट्रियस। पूछेगा भारत पर सबसे पहला आक्रमण कौन का, डेमेट्रियस। कौन क्या, डेमेट्रियस। बैक्ट्रिया का शासक डेमेट्रियस। पूछेगा भारत में सबसे पहला आक्रमण कौन किया, बैक्ट्रिया का शासक डेमेट्रियस। इसने 190 ईसा पूर्व भारत में आक्रमण किया। कहाँ पर, अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध। उस समय भारत में ही था ना, अफगानिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, सिंध किस में था, भारत में ही था। चलिए अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी, किसको, साकल को। पूछेगा जो बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस है उसने जब आक्रमण किया उसको जीत के राजधानी किसको बनाया, साकल को। किसको, साकल को। किसको बनाया, साकल को। इसे ही अच्छा, इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा जाता है। इसे हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहा जाता है ना। पूछेगा भारत पर आक्रमण करने वाला पहला बैक्ट्रिया शासक कौन था, डेमेट्रियस। कौन था, डेमेट्रियस। डेमेट्रियस है ना। उसने आक्रमण किया किसको, अफगानिस्तान को, पंजाब को और सिंध वाले इलाकों को जीत लिया। कब, 190 ईसा पूर्व जीत लिया ना। जीतने के बाद क्या किया, साकल को राजधानी बनाया। किसको बनाया, साकल को। पूछेगा किसको राजधानी बनाया, साकल को। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला आता है हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर था। कौन था, मिनांडर। जो इंडो ग्रीक शासक था उसमें सबसे अधिक विख्यात कौन था, मिनांडर। अच्छा, मिनांडर को कौन हरा था, पुष्यमित्र शुंग हरा था ना। चलिए इसके राजधानी साकल, आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र। अभी कहाँ है, सियालकोट। सियालकोट कहाँ, पाकिस्तान में है ना। अभी वर्तमान कहाँ है, साकल, सियालकोट में। अच्छा, ये जो सियालकोट है पहले प्राचीन में शिक्षा का क्या था, केंद्र था, शिक्षा का मुख्य केंद्र था। चलिए मिनांडर ने नागसेन यानी नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जो मिनांडर था किसे दीक्षा लिया, बौद्ध धर्म की, नागार्जुन। किसे, नागार्जुन से। भारत का आइंस्टीन किसको आता है, नागार्जुन को। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन। चलिए जो मिनांडर है, मिनांडर कौन सा, मिनांडर। नागसेन, मिनांडर, नागसेन। नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है ना, जिसका नाम मिलिंद पन्हो। क्या, मिलिंद पन्हो। क्या है, मिलिंद पन्हो। अर्थात मिलिंद पन्हो के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न इसको कहा था। पूछेगा मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है, मिनांडर। किस कौन है, मिनांडर। मिनांडर और नागसेन। सुनिए मिनांडर और नागसेन के बीच जो प्रश्न उत्तर हुआ था ना, एक आदमी क्वेश्चन पूछेगा, आदमी आंसर दिया, उनका जो वार्तालाप किसमें मिलता है, मिलिंद पन्हो। किसमें, मिलिंद पन्हो में आता है। चलिए हाँ, चलिए हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों में बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है ना। पूछेगा सबसे पहले सिक्का जारी काम करने काम कौन क्या, हिंद यूनानी। कौन क्या, हिंद यूनानी। सबसे पहले भारत में सिक्का जारी करने का कौन क्या, हिंद यूनानी। पूछेगा सबसे पहले भारत में सिक्का जारी करने का काम कब किया, हिंद यूनानी। सबसे ठंडा कौन सा जीव का होता है, रिप्लाई में। अच्छा पूछा जाता है, कट कहाँ रहा है, सुनो। ये पूछेगा कि सबसे पहले भारत पर सिक्का जारी कौन किया, हिंद यूनानी। कौन किया, हिंद यूनानी। चलिए अच्छा हो गया ना कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं, है ना। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी सोने के सिक्के जारी। पूछेगा सोने के सिक्के सबसे पहले जारी कौन किया, हिंद यूनानी। सोने के सिक्के सबसे पहले जारी कौन किया, हिंद यूनानी। अच्छा
हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। यह भारत में गंधार शैली का उच्चतम उदाहरण है ना। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। यूनानी ने पूछेगा पर्दे का प्रचलन कौन आरंभ किया? यूनानी। कौन किया? यूनानी। जो पर्दे का प्रचलन कौन किया? यूनानी। अच्छा, चूंकि पर्दा यूनानियों का देन था। पर्दा किसका देन था? यूनानियों का देन था, इसलिए यह वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। किसके नाम से? यवनिका। किसके नाम से? यवनिका के नाम से प्रसिद्ध था। चलिए अब आता है शक। क्या आता है? शक। सुनिए अब क्या आता है? शक। ये हिंद यूनानी के बारे में हो गया। अच्छा, ये पूछा जाएगा पहला हिंद यूनानी कौन था आक्रमण करने वाला? नहीं, डेमेट्रियस था। कौन था? डेमेट्रियस, है ना। कौन था? डेमेट्रियस। उसने पूरे भारत को जीत करके, यानी जो अफगानिस्तान पंजाब वाला इलाका, उसको जीत राजधानी किसको बनाया? साकल को बनाया ना, साकल को। अच्छा, शिक्षा के अनुसार साकल। चलिए अच्छा, मिलिंद पन्नों पे मीनांडर और नागसेन का क्या मिलता है? प्रश्न उत्तर मिलता है। चलिए अच्छा, ये पूछेगा सबसे पहले सिक्का जारी करने का काम कौन किया? हिंद यूनानी। या पूछेगा सोने का सिक्का कौन जारी किया? हिंद यूनानी। अब आता है शक। क्या आता है? शक। ये पूछेगा सबसे पहले पर्दा प्रथा का प्रचलन कौन किया? कौन किया? यूनानी। कौन? हिंद यूनानी। पूछेगा सबसे पहले कौन से प्रथा? पर्दा प्रथा का प्रचलन कौन किया? शक। हिंद यूनानी। कौन किया? हिंद यूनानी। प्रथा बोले वो अलग हो जाएगी, पर्दा मतलब हाँ सिनेमा वालों हाँ, वही पर्दा प्रथा कहिए ना, सबसे पहले वही किया था। पर्दा प्रथा वो वाला हो गया ना। ये पर्दा है, वो सिनेमा वाला पर्दा है। चलिए हाँ हाँ। अच्छा, अब आता है शक। क्या आता है? शक। यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों के बाद कौन है? शक। शकों की 5 शाखा। कितना थी? 5। पूछेगा शक की कितनी शाखा थी? 5। यूनानी के बाद कौन आए? शक आए। और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में था। जो भारत और अफगानिस्तान का अलग अलग भाग था, वहां पर क्या इसका अलग अलग राजधानी था। चलिए, पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब। पहली शाखा अफगानिस्तान, दूसरी शाखा पंजाब में था। अच्छा, राजधानी तक्षशिला। पंजाब में जो दूसरी शाखा उसकी राजधानी कहाँ थी? पंजाब। हाँ, तक्षशिला थे। दूसरी शाखा पंजाब की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। अच्छा, तीसरी शाखा ने मथुरा। चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत था। पश्चिमी शाखा ने उत्तरी दक्कन पर प्रभुत्व करके स्थापित के लिए। ये लोग अलग अलग शाखा करके पूरे भारत को क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया, है ना। अपने प्रभुत्व स्थापित कर लिया। अच्छा, प्रथम शक राजा मो था। कौन था? मो। पूछेगा पहला शक राजा कौन था? मो कर मो कौन था? मो था। शक मूलतः मध्य एशिया का निवासी था। कहाँ का? मध्य एशिया का। पूछेगा शक मूलतः कहाँ का निवासी था? मध्य एशिया का। पूछेगा शक मूलतः कहाँ का निवासी था? मध्य एशिया का। चलिए, और चारागाह की खोज में। किसकी खोज में? चारागाह। शक लोग कैसे आए थे? चारागाह, यानी जानवर को चराने के लिए आए होंगे। खोजते खोजते इंडिया पहुंच गया। चलिए, पूछेगा शक मूलतः कहाँ का निवासी था? कहाँ का था? मध्य एशिया का। किसकी खोज में आया था? चारागाह की खोज के लिए। सुनिए, देखिए 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया। शकों को क्या किया? पराजित किया। पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से जाना है ना। कौन सा संवत? विक्रम संवत। पूछा जाता है कि विक्रम संवत का आरंभ कब? 58 ईसा पूर्व। कब हुआ? 58 ईसा पूर्व। पूछा जाता है कि विक्रम संवत का आरंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व। किसने किया? शक ने, है ना। शकों के विजय उपलक्ष्य में, है ना। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य कौन सा शुरू किया? कौन सा शुरू किया? विक्रम संवत। कौन सा? विक्रम संवत। ये जो विक्रम संवत किसके नाम है? विक्रमादित्य के नाम पर। विक्रमादित्य किस पर विजय पाया? शक पर। किस पर पाया? शक पर। कब? 58 ईसा पूर्व। चलिए, अच्छा, उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। उसी समय से, सुनिए, उसी समय से जो विक्रमादित्य एक क्या लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 पहुंच गई। विक्रमादित्य कितना हो गया? 14 को। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। जो चंद्रगुप्त द्वितीय था सबसे अधिक हाँ विख्यात विक्रमादित्य था। शकों के अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार में यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। अच्छा, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। कौन था? रुद्रदामन। पूछेगा शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासनकाल 130 से 150 वर्ष तक था, ईस्वी तक था। अच्छा, गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की सुदर्शन झील, है ना, मौर्यों द्वारा निर्मित था। इसका जीर्णोद्धार कराया। पूछा जाता है ना कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कौन किया? कौन था? रुद्रदामन। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण रुद्रदामन, या सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार रुद्रदामन किया। अच्छा, 3 आदमी बनाया। हाँ, रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। जो रुद्रदामन था वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध
संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया, है ना। गिरनार भी। इससे पहले सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में था। इससे पहले सारा अभिलेख किस भाषा प्राकृत में। अच्छा, भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप क्या कहते हैं, क्षत्रप। जो शक राजा होता है अपने आप को क्या कहता है, क्षत्रप। पूछा जाएगा शक राजा अपने आप को क्या कहता था, क्षत्रप। क्या कहता था, क्षत्रप। चलिए अब आता पार्थियन या पहलव। पार्थियन या पहलव। पश्चिमोत्तर में शकों को के आधिपत्य के बाद पार्थियन लोगों का आधिपत्य हुआ, है ना। शक के बाद कौन है, पहलव। कौन है, पहलव। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा गोंडी फर्निस। कौन था, गोंडो फर्निस। पूछेगा सबसे प्रसिद्ध जो पहलव राजा कौन था, गोंडो फर्निस। कौन था। इसी के शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म प्रचार करने के लिए भारत आया था। सेंट थॉमस जो है इसी शासनकाल में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ आया था, भारत। पूछेगा जो सेंट थॉमस ईसाई है किसका प्रचार करने लगा था, ईसाई धर्म। किसका, ईसाई धर्म का। किसके शासनकाल में, गोंड फर्निस के। चलिए नोट, पहलव लोगों का मूल स्थान ईरान था। कहाँ था, ईरान। जो पहलव उसका मूल स्थान कहाँ था, ईरान। इन सब का मध्य एशिया। कहाँ था, मध्य एशिया था। चलिए लास्ट में कुषाण। अब आता है कुषाण। क्या आता है, कुषाण। पहलव के बाद कुषाण आए जो कि यूची और तोखरी भी कहलाते थे। पूछा जाता है कुषाण किस कबीला था, समझ, यूची कबीला, है ना। पूछा जाता है यूची और तोखरी। पूछेगा पहलव के बाद कौन है, कुषाण। कुषाण किस कबीला समझते थे, यूची और तोखरी। यूची नामक कबीला 5 कुलों में बटा था। उन्हीं में से एक कुल के थे कुषाण, है ना। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुलकट फिशर। कौन था, कुजुलकट। पूछेगा कुषाण का संस्थापक कौन था, कुजुलकट फिशर। कुषाण का संस्थापक कुजुलकट फिशर था। अच्छा, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कनिष्क। कौन था, कनिष्क। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा। कहाँ थे, मथुरा। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थे, मथुरा। कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व, कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चला है जो शक संवत कहलाया। क्या कहा, शक संवत। पूछेगा शक संवत कौन चला है, कनिष्क। कब, 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में। चलिए, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है ना। भारत सरकार में कौन था, शक संवत। चलिए, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति। सुनिए, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कनिष्क शासन काल में कुंडल वंश कश्मीर में हुआ था। में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान कौन था, वसुमित्र था उसका अध्यक्षता, है ना, अध्यक्षता करा। और चलिए, और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का था। किसका था, महायान। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की शाखा से महायान। पूछेगा कनिष्क जो है बौद्ध धर्म की शाखा से संबंधित था, महायान। कौन सा था, महायान। चलिए ठीक है। चीनी जनरल पेन चौवा कनिष्क को हराया था। जो चीनी जनरल था पेन और चौवा, कौन, पेन चौवा। किसको हराया था, कनिष्क को। किसको, कनिष्क को। अच्छा, आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्रा जारी की थी, है ना। जो आरंभिक कुषाण शासक वो क्या था, भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्रा जारी किया था, जिनकी शुद्धता गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है ना। चलिए, हाँ, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। जो कुषाण था सोना का सबसे अधिक और शुद्ध। पूछेगा सोना का सबसे अधिक और शुद्ध सिक्का कौन जारी किया, कुषाण। सर्वाधिक शुद्ध जारी किया कुषाण, लेकिन हाँ। सबसे अधिक गुप्त किया। हाँ, सबसे अधिक और अशुद्ध हो गया तो स्कंद गुप्त के समय। गुप्त काल में कौन, स्कंद गुप्त के समय। चलिए, कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे सिक्के जारी किए, है ना। अच्छा, कनिष्क का राजवैद कौन था, कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान कौन था, चरक था। कनिष्क का राजवैद कौन था, चरक। कौन सा बुक लिखा, चरक संहिता। कौन सा लिखा, चरक संहिता। चरक ने कौन सा बुक लिखा, चरक संहिता। जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। क्या कहलाता है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। अच्छा, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है, महाविभाग सूत्र के रचनाकार कौन है, वसुमित्र। कौन है, वसुमित्र। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र लिखा। कौन सा लिखा, बुद्ध। बौद्धों का रामायण किसको बोलता है, बौद्ध चरित्र। किसको, बौद्ध चरित्र। पूछेगा बौद्ध का रामायण किसको बोलता है, बुद्ध चरित्र। कौन लिखा, अश्वघोष। चलिए, वसुमित्र पास नागार्जुन समेत संरक्षक भी कनिष्क के दरबारी की विभूति थे। अच्छा, भारत का आइंस्टीन किसको कहा था, नागार्जुन। किसको, नागार्जुन। पूछेगा भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन कहा था। चलिए, इसकी पुस्तक का क्या, माध्यमिक सूत्र। कौन सा पुस्तक है, माध्यमिक सूत्र। कौन सा पुस्तक है, माध्यमिक सूत्र। इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। किसका, सापेक्षता का सिद्धांत दिया। अच्छा, कनिष्क की मृत्यु 1002 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1002 में। पूछेगा कनिष्क की मृत्यु कब हुआ, 1002 ईस्वी में। 102 सॉरी, कनिष्क की मृत्यु कब हुआ, 102 ईस्वी में। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वासुदेव। कौन था, वासुदेव। पूछेगा कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वासुदेव। कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते हैं। कुषाण राजा क्या कहलाते हैं, देवपुत्र। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से मिली। किससे मिली, चीनियों से। गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन में। पूछेगा गांधार शैली और मथुरा शैली का विकास किस काल में, कनिष्क के शासन काल में। मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है।
गांधार कला के लिए तक्षशिला क्या है, प्रसिद्ध है? पूछेगा तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध है? गांधार कला किसके लिए? गांधार शिला। पूछेगा गांधार कला के लिए फेमस कौन है? तक्षशिला। या पूछेगा तक्षशिला किसके लिए फेमस है? गांधार कला के लिए। अच्छा, रेशम मार्ग पर नियंत्रित करने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कौन था? कुषाण। रेशम मार्ग पर आक्रमण करने के लिए सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कुषाण। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, है ना? कुषाण साम्राज्य मार्गों पर क्या सुरक्षा का प्रबंध था? रेशम मार्ग का आरंभ कहाँ? कनिष्क ने करा था। रेशम मार्ग का आरंभ कौन किया? कनिष्क। पूछेगा रेशम मार्ग का आरंभ किसने किया? कनिष्क ने करा। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। चलिए, रेशम मार्ग बनाने का तकनीक आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। कहाँ हुआ? चीन में। पूछा जाएगा रेशम मार्ग बनाने का सबसे तकनीकी आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। चलिए, हाँ, मथुरा साटक। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। मथुरा जो है, मथुरा साटक नामक विशेष जो वस्त्र है उसका निर्माण केंद्र था, है ना? मथुरा में साटक नामक विशेष जो वस्त्र बनाने का था केंद्र था। चलिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। किस क्षेत्र में? वास्तुकला। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में? वास्तुकला क्षेत्र में हुआ। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ है ना? पूछेगा कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस? अच्छा, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किसका हुआ? वास्तुकला। किसमें? वास्तुकला क्षेत्र में। अच्छा, इसी काल में बुद्ध की कैसी प्रतिमा? खड़ी प्रतिमा। किस प्रतिमा निर्माण हुआ? खड़ी प्रतिमा का। चलिए, इस प्रकार जो है ना हम लोग का जो ISPK वाला टॉपिक वो क्या हो खत्म हो गया। अगला दिन हम लोग संगम युग पढ़ेंगे ना। आप थोड़ा सा क्या ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना, टाइम है ना अभी 13 मिनट, तो आज ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ज्योग्राफी में हम लोग भारत का सिंचाई हो गया था ना। अच्छा, ज्योग्राफी में हम लोग भारत के खनिज संसाधन पढ़ रहे थे। अच्छा, ये बताइए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में। अच्छा, ZSI का पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन है? धृति बनर्जी। कौन है? धृति बनर्जी। अच्छा, बताइएगा ONGC का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। कहाँ है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। कहाँ है? देहरादून में। अच्छा, आप बताइएगा धात्विक खनिज के लिए सबसे अधिक कौन सा फेमस है? धारवाड़। कौन सा? धारवाड़ क्षेत्र। चलिए, हाँ, अच्छा बताइए हाँ, टर्सरी युग की चट्टानें। हाँ, अच्छा, टर्सरी युग की जो चट्टानें है किस साल में पाया था? आबशादी साल में। किस साल में? आबशादी साल में। अच्छा, आप बताइएगा जो तेल अन्वेषण और उत्पादन है यानी ONGC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में। कब हुआ था? 1956 में। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले जो पेट्रोलियम है वो कहाँ मिला था? असम के डिगबोई में। असम के डिगबोई और सुरमा घाटी में। असम के डिगबोई और सुरमा घाटी में। अच्छा, असम के डिगबोई और सुरमा घाटी में। अच्छा, गुजरात में कौन सा तेल क्षेत्र? खंभात और अंकलेश्वर। खंभात और अंकलेश्वर। पूछेगा असम में कौन? डिगबोई और सुरमा घाटी। डिगबोई और सुरमा घाटी। गुजरात में खंभात और अंकलेश्वर। खंभात और अंकलेश्वर। अच्छा, आप बताइएगा मुंबई हाई खोज कब? 1973 में। मुंबई हाई की खोज 1973 में। अच्छा, मुंबई हाई जो खोज 1973 में हुआ ना, इसके बाद 1976 में ONGC द्वारा यहाँ से तेल निकालना शुरू किया गया। कब? 1976 में। चलिए, अच्छा, मुंबई में जो है ना, मुंबई में तेल निकालने वाला जो कुआं है उसका नाम क्या है? सागर सम्राट। क्या नाम है? सागर सम्राट। अच्छा, आप बताइएगा कि अभी देश में कितना परिष्करण चलाए हैं यानी रिफाइनरी कितना है? जो ऑयल रिफाइनरी है कितना है इंडिया में? 17। 21 है। कितना? 21। कितना? 21 है। सुनिए, भारत में 21 ठो तेल शोधक कारखाना यानी परिष्करणशाला है, जिसमें 17 ठो सार्वजनिक। 17 कितना? सार्वजनिक। 3 को क्या है? निजी है और 1 को संयुक्त है। चलिए, आप बताइएगा दुनिया में पहला तेल का कुआं कहाँ मिला था? पेंसिल्वेनिया। कहाँ? पेंसिल्वेनिया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। कब? 1859 में। 1859 में। अच्छा, आप बताइएगा असम के मकान में, हाँ, 1867 में असम के मकान में हुआ। ठीक है, और 1960 में अंकलेश्वर। 1960 में अंकलेश्वर में। सुनिए, अंकलेश्वर में जो खोदा गया कुआं था उसका नाम क्या है? वसुंधरा। क्या नाम है? वसुंधरा। अंकलेश्वर जो गुजरात में कुआं खोदा गया उसका नाम क्या है? वसुंधरा। क्या नाम है? वसुंधरा। चलिए, दुनिया में सबसे पहले कहा? अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। कब? 1859 में। अब आइए लौह अयस्क में। कौन आता है? लौह अयस्क में। सुनिए, लौह अयस्क के लिए देखिए ओडिशा का सोनाई हो गया। कौन सा? सोनाई। क्योंझर हो गया। मयूरभंज हो गया। कहाँ का? ओडिशा का। अच्छा, अभी जो हम लोग राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू कहाँ का? मयूरभंज। कहाँ का? उड़ीसा का मयूरभंज। उड़ीसा का मयूरभंज का। चलिए, लौह अयस्क के लिए ओडिशा का देखिए सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज। सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज। अच्छा, झारखंड में देखिए सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद, है ना। छत्तीसगढ़ में बस्तर हो गया, दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, रायगढ़ हो गया, बिलासपुर हो गया। ठीक है ना। मध्य प्रदेश में जबलपुर हो गया। कर्नाटक में बेलारी, चिकमलूर, है ना। चिकमलूर पूछा जाता है। चीतल दुर्ग, है ना। महाराष्ट्र में रत्नागिरी हो गया, चांदा हो गया। तमिलनाडु में सलेम और तिरुचिरापल्ली और गोवा। ये सब क्या है? लौह अयस्क
राज्य है। क्या है? लौह अयस्क का उत्पादन करने वाला राज्य है। अच्छा, विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान? चौथा। पूछेगा विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा। पूछेगा विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान। कौन सा स्थान है? चौथा। चलिए, है ना। अच्छा, प्रथम में कौन है? प्रथम कौन है? अच्छा, प्रथम में ऑस्ट्रेलिया, पहला में ऑस्ट्रेलिया, दूसरा में चाइना, दूसरा में चाइना, तीसरा में ब्राजील। पूछेगा वर्ल्ड में टॉप पर कौन है लोहा उत्पादन में? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा में चाइना, दूसरा में चाइना, दूसरा में चाइना, तीसरा में ब्राजील, चौथा में भारत, चौथा में भारत। चलिए, हो गया ना। कुल संचालित भंडार की दृष्टि से भारत में विश्व का 5वां है। अगर भंडार की दृष्टि देखेंगे विश्व में 5वां, उत्पादन में चौथा। पहला कौन है? ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कौन है? चाइना, तीसरा कौन है? ब्राजील, चौथा इंडिया। चलिए, अच्छा, अब आता मैंगनीज। क्या था? मैंगनीज। सुनिए, मैंगनीज के लिए देखिए विश्व में जिम्बाब्वे है ना, विश्व में, अच्छा, मैंगनीज, विश्व में मैंगनीज उत्पादन पूछेगा भारत में, सुनिए नहीं, मैंगनीज उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है? सॉरी, मैंगनीज उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? भारत। किसका? भारत का। पूछेगा मैंगनीज उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? भारत का। किसका है? भारत का। हाँ, मैंगनीज और थोरियम भारत का स्थान क्या है? पहला, है ना। मैंगनीज उत्पादन में विश्व में पहला स्थान किसका है? भारत का। अच्छा, दूसरा स्थान किसका है? जिम्बाब्वे, दूसरा जिम्बाब्वे। अगर स्टेट में पूछेगा मध्य प्रदेश, कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। पूछेगा इंडिया में मैंगनीज उत्पादन का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। मौसम मैंगनीज मौसम मध्य प्रदेश। अच्छा, ठीक है ना। दूसरा स्थान महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा कौन सा? महाराष्ट्र, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा ओडिशा, तीसरा ओडिशा। पूछेगा मैंगनीज उत्पादन में विश्व में इंडिया कौन सा स्थान है? पहला। कौन सा स्थान है? पहला। दूसरा जिम्बाब्वे। इंडिया में पूछेगा पहला कौन है? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र। दूसरा कौन है? महाराष्ट्र। चलिए, अब आता है कोयला। क्या था? कोयला। कोयले उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में तीसरा। क्या है? तीसरा। पूछेगा कोयले के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। कोयले उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा। कोयला उत्पादन में भारत में विश्व में स्थान कौन सा है? तीसरा। अच्छा, पहला स्थान कौन है? पहला स्थान किसका है? बोलिए तो। कोयला उत्पादन में यहाँ नहीं दिया हुआ। कोयला उत्पादन शायद चीन होगा, है ना। कोयला उत्पादन चीन होगा, हमको ध्यान में। कोयला उत्पादन पहला कौन है? चीन। दूसरा कौन है? रूस होगा, तब भारत होगा। चलिए, अच्छा, भारत में कोयले उत्पादन पहला राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा उड़ीसा, तीसरा झारखंड। चलिए, भंडारण झारखंड। हाँ, एंथ्रासाइट सबसे उत्तम क्वालिटी कोयला। क्या है? उत्तम क्वालिटी कोयला। 3 होता है ना, AVLP, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। 4 तरह होता है कोयला। कितने तरह कोयला? 4। पूछेगा कोयला कितने प्रकार होता है? 4। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, AVLP। चलिए, है ना। कोयले को उद्योग की रोटी था, काला सोना में कहा था। कोयला को उद्योग की रोटी और काला सोना में कहा था। लिग्नाइट को भूरा कोयला, लिग्नाइट को भूरा कोयला। पूछेगा लिग्नाइट को कौन सा कोयला कहता है? भूरा कोयला। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहता है। चलिए, आप बता तांबा। क्या था? तांबा। तांबा उत्पादन में पहला स्थान है मध्य प्रदेश। पहला है मध्य प्रदेश। पूछेगा तांबा उत्पादन में पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश। तांबा पहला कौन है? मध्य प्रदेश। चलिए, अच्छा, दूसरा है राजस्थान, दूसरा राजस्थान, तीसरा है झारखंड, तीसरा क्या है? झारखंड। अच्छा, राजस्थान के जावर के खान से जस्ते के साथ तांबा का भी मिलता है। राजस्थान के जावर में जो है ना, जस्ते के साथ तांबा भी मिलता है। चलिए, राजस्थान में तांबा खनिज सबसे बड़ा भंडार है। राजस्थान में तांबा खनिज क्या सबसे बड़ा भंडार है? कुछ तांबा खनिज का सबसे अधिक भंडार कहाँ है? राजस्थान में। तांबा खनिज सबसे अधिक भंडार राजस्थान में। चलिए, अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट उत्पादन भारत क्या आत्मनिर्भर है ना। भारत बॉक्साइट उत्पादन में सबसे अधिक उड़ीसा में करता है ना। अच्छा, पूछेगा बॉक्साइट का उत्पादन भारत में सबसे अधिक कहाँ था? उड़ीसा में। कहाँ था? उड़ीसा में। चलिए, अच्छा, अभ्रक। अभ्रक उत्पादन में भारत क्या है? पहला स्थान है ना पूरे वर्ल्ड में, है ना। अच्छा, अभ्रक उत्पादन में पूछेगा पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। पूरे इंडिया में जितना उत्पादन होता है उसका 72% अभ्रक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश। कौन करता है? आंध्र प्रदेश। अच्छा, दूसरा कौन है अभ्रक में? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। पूछेगा अभ्रक में पहला स्थान किसका है? आंध्र प्रदेश। किसका? आंध्र। दूसरा किसका है? राजस्थान का। अच्छा, सोना। कौन सा? सोना। सोना जो 99% भागा के लिए कौन करता है? कोलार। कोलार खंड कर्नाटक। कहाँ? कर्नाटक। पूछेगा सोना उत्पादन पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। सोना उत्पादन पहला राज्य कर्नाटक। पूछेगा सोना उत्पादन पहला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। अच्छा, आप पूरे वर्ल्ड में दक्षिण अफ्रीका। कौन है? दक्षिण अफ्रीका। कालगुर्गी और कुलगार्डी है। कालगुर्गी और कुलगार्डी। चलिए, अच्छा, अब आता है राजस्थान। राजस्थान जावर। अच्छा, जस्ता के है ना फेमस, जावर के खान। चलिए,
चांदी उत्पादन पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। पहला कौन सा है? राजस्थान। अब इसमें पूछेगा मैक्सिको, इसमें मैक्सिको। चलिए हो गया। अब आइए तमिलनाडु। हाँ, लिग्नाइट का सबसे अधिक भंडारण पूछेगा तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। अच्छा, आप बताइएगा टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान। उड़ीसा। टंगस्टन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उड़ीसा। अच्छा, थोरियम। थोरियम विश्व में, अच्छा, विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश कौन है? भारत है। पूछेगा विश्व में सबसे अधिक थोरियम उत्पादन कौन करता है? भारत। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडारक कौन है? केरल। कौन है? केरल। विश्व में सबसे बड़ा थोरियम भंडार कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। अच्छा, चांदी उत्पादन प्रथम स्थान किसका? राजस्थान का। विश्व में मैक्सिको। चलिए, सोना में पूछेगा, विश्व में पूछेगा, ये चाइना है, नहीं चाइना होगा। हाँ, सोना में चाइना होगा। देखिए थोड़ा सा सोना में, एक बार देखिए थोड़ा सा, सोना उत्पादन में कौन है? वहाँ तो भंडारण है कालगुली कोल्डाल्टी में। एक बार देखिए तो। अच्छा, ये हो गया। इसको क्या करना है? ज्योग्राफी पढ़ के आना, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या भारत का उद्योग चलेगा, इसको और एक बार बढ़िया से पढ़ना होगा, है ना। एक बार इसको पढ़ के, ये फैक्चुअल स्टैटिक चीज है ना, इसको रटना पड़ेगा। इसीलिए सबको इसको क्या कीजिएगा, रटिएगा। इसमें पढ़ने समझने वाला कोई चीज़ है नहीं। चलिए, आप थोड़ा सा 5 मिनट का करेंट पढ़ लेते हैं, है ना। एक 5 मिनट बचा हुआ होगा। अच्छा अच्छा, हम लोग कल चर्चित महिला पढ़े थे ना, ये क्या था? इंडिया के थी। आप पूरे वर्ल्ड में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? वर्ल्ड में। अच्छा बताइए, तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सामिया सुलूहु हसन। कौन है? सामिया सुलूहु हसन। पूछेगा तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सामिया सुलूहु हसन। अच्छा, यूए की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? नौरा अल मतरूसी। नौरा अल मतरूसी। अच्छा, पूछेगा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पहला हिंदू महिला पुलिस अधिकारी कौन है? मनीषा रेपेटा। मनीषा रोपेटा। मनीषा रोपेटा। अच्छा बताइएगा, न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री कौन बनी है? प्रियंका राधा कृष्णन। प्रियंका राधा कृष्णन। अच्छा, आप बताइएगा, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहला ट्रांसजेंडर कौन है? लॉरेल हावर्ड। कौन है? लॉरेल हावर्ड। पूछेगा ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला कौन है? लॉरेल हावर्ड। अच्छा, ट्रांसजेंडर लॉरेल हावर्ड थी। अच्छा, आप बताइएगा, WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नागोजी ओंगोजा इवेला। कहाँ की है? नाइजीरिया। कहाँ की है? नाइजीरिया की। चलिए, अच्छा अगला है, IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ। कौन है? गीता गोपीनाथ। IMF की पहला उप प्रबंधक बनने वाली पहली महिला कौन है? गीता गोपीनाथ। अच्छा, आप बताइएगा, स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? मैग्डेलेना एंडरसन। मैग्डेलेना एंडरसन। मैग्डेलेना एंडरसन। अच्छा, आप बताइएगा कि स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? नताशा पिर्क मुसर। नताशा पिर्क मुसर। गौरव सर पढ़ाए ना सब चीजें। चलिए, अब आता है, पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? आयशा मलिक। कौन है? आयशा मलिक। कौन है? आयशा मलिक। अच्छा, आप बताइएगा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन है? पूछेगा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। पूछेगा, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मेलोनी। अच्छा, हाँ है। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? डीना बोलुआर्ट। डीना बोलुआर्ट। अच्छा, अब देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन है? सोलेस्टे सैलो। सोलेस्टे सैलो। सोलेस्टे सैलो। सोलेस्टे सैलो। अब हम लोग कुछ है ना चर्चित देश, एक दो मिनट देख लेते हैं ना, चर्चित देश और राजधानी। अच्छा बताइएगा, ऑस्ट्रिया राजधानी कहाँ? वियना। ऑस्ट्रिया राजधानी वियना। तुर्कमेनिस्तान अश्गाबाद। तुर्कमेनिस्तान अश्गाबाद। अंगोला लुआंडा। अंगोला लुआंडा। चेक गणराज्य पराग्वे। पराग है ना। अच्छा, डेनमार्क कोपेनहेगन। अच्छा, ग्रेनेडा सेंट जॉर्ज। फिनलैंड हेलेंस्की। फिनलैंड हेलेंस्की। उज्बेकिस्तान ताशकंद। उज्बेकिस्तान ताशकंद। अच्छा, बुरुंडी गीतेगा या बुजुम्बुरा है ना। गिनी बिसाओ। बिसाओ गिनी बिसाओ का बिसाओ। मोजाम्बिक मपुतो। मोजाम्बिक की राजधानी मपुतो। बेल्जियम ब्रुसेल्स। बेल्जियम का ब्रुसेल्स। बेल्जियम का ब्रुसेल्स। चलिए, एंटिगुआ। एंटिगुआ या बारबुडा कहाँ? सेंट जॉन्स। कहाँ है? सेंट जॉन। अच्छा, इथियोपिया अदिस अबाबा। इथियोपिया का अदिस अबाबा। तजाकिस्तान दुशांबे। तजाकिस्तान दुशांबे। इटली रोम। इटली की राजधानी रोम। लेसेथा मासेरू। अच्छा, कोस्टारिका सैन जोस। कोस्टारिका सैन जोस। मंगोलिया उलान बटोर। मंगोलिया उलान बटोर। श्रीलंका श्री जगन्नाथपुरम कोट्टे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा। कांगो। कांगो का किनसासा। कांगो का किनसासा। गुआना जॉर्जटाउन। गुआना का जॉर्जटाउन। जमैका किंगस्टन। जमैका किंगस्टन। अच्छा अच्छा, अब आता बोलिविया लापेज। बोलिविया लापास है ना। निकारागुआ मानगुआ। निकारागुआ मानगुआ।
सीरिया का 10 मीग, सीरिया का 10 मीग, सीरिया का 10 मीग। दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया। अच्छा, घाना का अकरा, घाना का गाने अकरा। लिथुआनिया विनियस, लिथुआनिया विनियस। वेनेजुएला कराकास, वेनेजुएला कराकास। साइप्रस निकोसिया, साइप्रस निकोसिया। कजाकिस्तान अस्ताना, कजाकिस्तान अस्ताना। लेबनान बेरूत, लेबनान बेरूत। पनामा, पनामा सिटी, पनामा पनामा सिटी। तो ठीक है दोस्तों साथियों, आज का जो हम लोग का जीडी है यही समाप्त होता है। इसी के साथ हम लोग का जीडी आज समाप्त होता है। आज हम लोग का मेंबर थोड़ा सा कम था, कुछ गेस्ट लोग आ गए थे, ठीक है ना। इसी के साथ अगर आप लोगों को ये जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता है तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए ठीक है। कहाँ है रियांशु रे?